वेलकम बैक सिनोबीज। आज मैं टीम ऑफ फ्लेयर सीजन 4 हासिरा ट्रेनिंग आर्क एक्सप्लेन करूंगा। सिनोबीज, वीडियो के बीच में इतने सारे धमाकेदार फाइट है, तुम सब इसे मिस मत करना। लेट्स स्टार्ट। पुराना कैसल देखते हैं जो कि जंगलों के बीचों बीच में होता है। क्योंकि इस जगह पे कोई आता जाता नहीं था, इसीलिए डीमोनों ने इसे अपना हाइड आउट बना लिया था और वे आसपास के गांव वालों को किडनैप करके यहाँ ला रहे होते हैं। गांव वाले इनसे निपटने के लिए बिंड हासिरा सानेमी को और सरपेंट हासिरा ओबेनाई को बुलाया होता है और इनके साथ 2 लो रैंक के डीमन फ्लेयर भी होते हैं। तभी ये लोग एक डीमन को देख लेते हैं जो कि एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा होता है। तभी ये लोग उसका पीछा करते हुए ये लोग कैसल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कैसल में कई सारे डीमन होते हैं। तभी डीमन फटाक से इनके पीछे आकर हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों हासिरा उनका गर्दन काट के उन सभी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि हासिरा के सामने इन मामूली डीमन की कोई औकात नहीं है। हासिरा बाकी दोनों डीमन फ्लेयर को बाहर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके रहते हुए ये ठीक से लड़ नहीं पा रहे होते हैं। और ये जगह काफी अजीब थी क्योंकि इतने सारे डीमन एक ही जगह पर कभी नहीं दिखाई देते हैं। अब उन्हें लेडी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी सानेमी ऊपर जाने लगता है तो वे बहुत सारे डीमन को वहाँ पर बैठा हुआ देखता है। सानेमी विंड ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म यूज करते हुए उन सभी को मार देता है। फिर ओबेनाई सरपेंट ब्रीदिंग की 5th फॉर्म यूज करके उन सभी को काट डालता है, जैसे कि वो गाजर मूली की तरह उन्हें काट डालता है। सिनोबिस, इस सीन का एनिमेशन लाजवाब था और वे डीमन अब समझ जाते हैं ये कोई मामूली डीमन फ्लेयर नहीं है, ये जरूर हासिरा होंगे और वे तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और सानेमी उनका पीछा करने लगता है और वे कीड़े मटकोड़ों की तरह उन सभी के सामने आए ही जा रहे थे। कैसल के बाहर वो उन्हें थोड़े अलग टाइप के डीमन मिलते हैं। ओबेनाई सानेमी से कहता है कि तुम जाकर लेडी को बचाओ, इन डीमनों को मैं अकेला देख लूंगा। ओबेनाई सरपेंट ब्रीथिंग की 3rd फॉर्म यूज करके इन सभी को काट देता है। तभी सानेमी भी विंड ब्रीथिंग की 4th फॉर्म यूज करते हुए बाकी सारे डीमनों का सफाया कर देता है। वो डीमन खुद ही लड़की को फेंक देता है पर ओबेनाई उसे बचा लेता है। फिर दोनों हासिरा डीमन का पीछा करते हुए जब उस घर के अंदर कूदते हैं तो वे अपने सामने इंफिनिटी कैसल पाते हैं। हासिरा ये जगह पहली बार देख रहे होते हैं और अचानक से ही इंफिनिटी कैसल गायब हो जाता है वहाँ से और इसी वजह से डीमन भी बच निकलता है वहाँ से और दोनों हासिरा को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो जगह थी क्या और वो डीमन अचानक से कहाँ गायब हो गया। और हम दूसरी तरफ कानाओ को देखते हैं जो एक मिशन करके वापस आ रही होती है। वो सीधे लाके सिनोबू से मिलती है। सिनोबू का नाम सुमित मिथ विलेज के बारे में सब कुछ बता कि वहाँ पर 2 अपर रैंक डीमन ने अटैक कर दिया था। भाई मेरी प्रोनाउंस थोड़ी इधर उधर हो रही हो तो कमेंट में बताना। मिचोरी और मिस्सूरी और तांजीरो ने मिलकर डीमन को मार दिया। सिनोबिस, मिस्सूरी का नाम सुन के मन में लड्डू फूटा ना। साथ में ही नजुको ऐसी पहली डीमन बन चुकी है जो फन को कॉन्कर कर ली है। इसी बात पे चर्चा करने के लिए अर्जेंटी हासिरा मीटिंग रखी गई है जिसके लिए फिनोबियासी के मेंशन में जाना है। तांजीरो भी यहीं पे था जिसे गोकू नाम के कागुएसी से पता चलता है कि सुमित मिथ विलेज के लोग जल्दी ही गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि इस गांव का लोकेशन डीमन को पता चल चुका है। वो फिर से यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। इस तरह के सिचुएशन के लिए वहाँ पर पहले से ही कई सारे गाँव बनाए गए हैं। तांजीरो 1 हफ्ते से बेहोश था लेकिन वह जागने के बाद ठूट टूट कर खाना खा रहा होता है क्योंकि मिस्सूरी भी बहुत खाती है और ये उसकी तरह ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। कुसाबे बताती है मिस्सूरी 3 दिन पहले ही ठीक हो गए। साथ में ही नजुको की खबर सुनकर सभी डीमन हाई अलर्ट पे होते हैं। इधर हासिरा मीटिंग में सानेमी और ओबेनाई सबसे लेट में आए होते हैं। सानेमी को इसी बात पे बहुत गुस्सा आ रही होती है कि उसका सामना अभी तक कोई अपर रैंक डीमन से क्यों नहीं हुआ। स्टोन हासिरा गन्या बहुत खुश था क्योंकि मिस्सूरी और मिचिरो बिना अपनी जान गंवाए दोनों अपर रैंक डीमन को मार देते हैं और ये लोग मिस्टर कगाया का आने का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी मीटिंग में मिस्टर कगाया की पत्नी आ जाती है और वे इन सबको बताती है कि मिस्टर कगाया की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है, शायद वो अब नहीं बच पाएंगे। स्टोन हासिरा गन्या उनके लिए प्रार्थना करता है। ओबेनाई कहता है कि नजुको ने फन पर जीत हासिल कर ली है। अब मुजान माइकल जैक्सन नजुको को जरूर लेने आएगा ताकि वो भी फन पर जीत हासिल कर सके। अमानी को यह भी पता चलता है कि लड़ाई के दौरान मिस्सूरी और मिचूरू ने अपने फेस पर एक निशान आ गया था और वे ये जानना चाहते कि इन्हें ये निशान कैसे मिला। सन गोकू की समय में फन ब्रीथिंग की 1st फॉर्म यूज कर लगभग मुजान को मार ही डाला था। उनके शरीर पर भी इसी प्रकार का निशान हुआ करता था। ये सुन के सभी हासिरा चौंक जाते हैं। अमानी कहती है कि उन्हें इस निशान के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सच है कि झूठ या एक कहानी है। इसके बारे में सच में एक किताब लिखी गई है कि जब ये मार्क किसी इंसान पर प्रकट होता है उसके आसपास के लोगों पे भी ये निशान आ जाता है। अमानी आगे बताती है कि इस जनरेशन में जिसे ये सबसे पहले निशान मिला था वे कोई हासिरा नहीं है, उसका नाम तांजीरो है। लेकिन तांजीरो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिरकार उसे ये निशान कैसे मिला, इसीलिए वे मिस्सूरी और मिचिरो से पूछना चाहती थी। अब मिस्सूरी भी तांजीरो की तरह ही बड़बड़ाने लगती है जो कि किसी को भी समझ में नहीं आ रही होती है और सब उसे घूरने लगते हैं। इसके बारे में मिचिरो बोलता है कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके फेस पर कोई मार्क आया है। लड़ाई के दौरान उसे जहर दिया गया था जिससे वे हमला भी नहीं कर पा रहा था। एक बच्चा उसे बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवाने वाला था। उसी समय मिचिरो को खोई हुई मेमोरी भी याद आने लगती है। जब मार्क अपीयर हुआ तो उसका दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था और उसके शरीर का तापमान लगभग 29 डिग्री पहुंच गया था। शायद इन दोनों कंडीशन की ही वजह से ये मार्क मुझ पे अपीयर हुआ था। और शिनोबू बोलती है कि ये दोनों चीज काफी जानलेवा है, यानी कि उस मार्क को हासिल करने के लिए हमें काफी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करना होगा। और शनामी बोलता है कि ये तो बहुत आसान है। जिस पर वाटर हासिरा गन्या सनेमी पे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग को ये काम आसान ही लगेगा, जो सुनकर सनेमी काफी गुस्सा हो जाता है। अमानी चाहती थी कि ये सभी मिलकर ये मार्क फिस्ट करना सीख ले ताकि सभी हासिरा स्ट्रॉन्ग बन सके। इतना करके अमानी वहाँ से चली जाती है। अब गियोमी भी वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी सनेमी बोलता है कि तुम ऐसे नहीं उठ के यहाँ से जा सकते हो, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। तभी गियोमी बोलता है कि तुम लोग आपस में ही बात कर लो।
मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ओबिनाई को ये बात पसंद नहीं आती। शिनोबू भी ग्यू से पूछती है कि उसे क्या हुआ, जिस पर ग्यू इतना बोलता है कि वे उनसे अलग है। ये बात सुनकर सानेमी को गुस्सा आ जाता है कि तुमने पहले भी ये बात बोली है, तुम खुद को हम सबसे ऊपर मानते हो। अब इन दोनों में झगड़ा होने ही वाला था कि गेनमा ताले बजाकर सबको शांत कर देता है और सबको वापस बैठ जाने का ऑर्डर देता है। इधर बटरफ्लाई मंजिल में तांजीरो को पता चलता है कि नेजुको बाकी लड़कियों के साथ बाहर खेल रही है और उसे वे बात करना भी सिखा रही है। बाहर हम जेनत्सु को देखते हैं जो कि एक मिशन पूरा करके लौट रहा था और तीनों लड़कियां उसका स्वागत करती हैं। फिर नेजुको बाहर आके जेनत्सु को वेलकम बैक कहती है। जेनत्सु ने नेजुको को पहली बार दिन में देखा था और वह उसकी आवाज सुन के पूरा पागल ही हो जाता है और वह चिल्लाने लगता है। नेजुको के पास आकर वो कहता है कि तुमने मेरे लिए बोलना भी सीख लिया, चलो जल्दी से शादी करते हैं। इसके बाद नेजुको बोलती है वेलकम बैक इनोसुके, यहाँ तक कि नेजुको को जेनत्सु का नाम भी नहीं पता है। ये सुन के जेनत्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वे बोलता है कि कहाँ गया सुअर का बच्चा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें पता चलता है कि इनोसुके नेजुको को सुबह से अपना नाम रटा रहा होता है और हम देखते हैं कि हेगा नेजुका तांजीरो की तलवार लेकर आया होता है जो कि बहुत कमाल की लग रही थी। ये वही ओरिची वाली तलवार है जो कि तांजीरो को मिली थी, जिस पर रेंगोकू की शॉर्ट गार्ड भी लगी हुई थी और तलवार पर फ्लेयर लिखा हुआ था। हेगा नेजुका बताता है कि ये तलवार काफी हाई क्वालिटी स्टील की है, इसे चलाने वाला जरूर बहुत ताकतवर रहा होगा। ये तलवार रैंकिंग सिस्टम से भी बहुत ज्यादा पुरानी है। अब तो हर हाफिरा के तलवार पर डीमन डिस्ट्रॉयर लिखा रहता है। तांजीरो पूछता है कि लड़ाई के दौरान तो ये सब नहीं लिखा हुआ था, जिस पर हेगा नेजुका गुस्से से कहता है कि तुम लोगों ने तलवार पूरी ही कहाँ होने दी। इस तलवार पर धार लगाने चक्कर में पता है तुम्हें मैं कितना मार खाया हूँ, अभी तक मेरा शरीर दर्द कर रहा है। इसके बदले में तुम्हें मुझे पूरी जिंदगी भर मिठाई खिलानी होगी। जिसके लिए तांजीरो मान जाता है और हेगा नेजुका यहाँ से चला जाता है। गन्या भी तांजीरो के बाजू वाले बेड पे लेटा हुआ था और वे इन्हें शोर कम करने के लिए कहता है। तभी खिड़की तोड़ के इनोसुके अंदर आ जाता है, जिसे देख के कुसाबे उस पर गुस्सा करता है। गन्या सोचता है कि उसे अब अलग कमरा चाहिए। इनोसुके तांजीरो को बताता है जल्द ही जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजीरो पूछता है कि कौन कौन सी ट्रेनिंग होगी, तो इनोसुके बोलता है कि मुझे नहीं पता। इस ट्रेनिंग का नाम है हासिरा ट्रेनिंग, जिसमें सभी हासिरा अपने से नीचे वाले डीमन फ्लेयर को ट्रेन करेंगे, उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वे जल्द से जल्द ये ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं क्योंकि पता नहीं मुजान क्या खिचड़ी पका रहा हो और सभी डीमन नेजुका को पकड़ने के फिराक में होंगे, तो उन्हें आने वाली लास्ट फाइट के लिए तैयार होना होगा। ग्यूमी कहता है कि वे रिटायर्ड हाफिरा टेंजन उजुई को भी मदद के लिए बुलाने वाला है। सभी हासिरा इस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गियोमी इनके साथ नहीं था। अगले दिन तांजीरो जेनत्सु को इस ट्रेनिंग के बारे में बताता है। जेनत्सु को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वे अभी अभी तो मिशन से लौटा है और आते ही उसे ट्रेनिंग पर लगा दिया जाएगा। तांजीरो कहता है ये तो अच्छी बात है ना कि उन्हें हासिरा के साथ ट्रेन करने का मौका मिल रहा है, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे जेनत्सु गुस्सा हो जाता है और वे तांजीरो का माथा काटने लगता है और वे कहता है कि तुम तो बेड पे पड़े हुए हो, तुम्हें क्या पता हम पे क्या बीत रही है और अब से हमारी दोस्ती खत्म। इतना कहकर जेनत्सु जाने लगता है। तांजीरो फिर ठंडे ब्रीथिंग के बारे में बताता है कि लड़ाई के दौरान तांजीरो के पैर भी नहीं हिल पा रहे थे, लेकिन जेनत्सु की सिखाई ठंडे ब्रीथिंग की मदद से वे जाकर डीमन को पकड़ लेता है और उसका गला काट पाता है और इसी तरह से हासिरा ट्रेनिंग भी उसके बहुत काम आएगी। अब खुद की तारीफ सुनकर जेनत्सु का सारा गुस्सा भाग जाता है और वे खुशी खुशी ट्रेनिंग पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर टेंजन उजुई डीमन फ्लेयर को काफी कड़ी ट्रेनिंग करा रहे होते हैं और वे सब काफी बुरी तरीके से थक गए रहते हैं, लेकिन उजुई भागते रहने को कहते हैं क्योंकि ये तो बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग है। उसके बाद हासिरा इनकी चटनी बनाने वाले हैं। यहाँ पर उजुई की तीनों वाइफ भी आई हुई थी और वे सबके लिए खाना पका रही थी। उजुई से छूटने के बाद इन सबको मिचिरो से भी ट्रेनिंग लेनी है, जो कि ओकी मूवमेंट ट्रेनिंग, मिसूरी की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, इसे देखने में काफी मजा आएगा, और ओबिनाई की तलवारबाजी की ट्रेनिंग, सानेमी की इंडलेस स्ट्राइक ट्रेनिंग और आखिरी में होगी ग्योमी की मफल ट्रेनिंग। हाशिरा भी इसी बहाने डेमन फ्लेयर मार्क को मैनिफेस्ट करना सीख रहे थे। शाम को तांजीरो के पास एक काशुगाया क्रू आता है और उसके सर पे चोच मारकर उसे एक लेटर देता है। ये लेटर मास्टर कागाया ने भेजा हुआ था, जिसमें लिखा था सिर्फ गियू है जो ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है। और हम दूसरी तरफ लेडी तमायो को देखते हैं, जिनके विंडो पे काशुगाया क्रू आया हुआ था। तमायो को यकीन नहीं हो रहा था डीमन फ्लेयर ने उसे कैसे खोज लिया, क्योंकि तमायो का घर हमेशा ही छिपा रहता है। ये क्रू मास्टर कागाया ने भेजा हुआ था, जो कि लेडी तमायो को बताता है कि डीमन फ्लेयर कॉप में भी एक टैलेंटेड लड़की है जिसको डीमन के बॉडी के बारे में काफी कुछ पता है। वे चाहता है कि लेडी तमायो भी उसके साथ मिलकर नेजुको की बॉडी की जांच करे, वे मुजान माइकल जैक्सन के खिलाफ लड़ाई में उनकी हेल्प करे। वे काशुगाया क्रू लेडी तमायो को डीमन फ्लेयर हेडक्वार्टर में आने का इन्विटेशन देता है और वो यहाँ से उड़ जाता है। और तभी योशिरो भागते हुए यहाँ आता है। यहाँ आते ही वो लेडी तमायो से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द ये जगह बदल लेनी चाहिए। तमायो कहती है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, नेजुको के सन के कॉन्कर करने की वजह से अब कुछ बड़ा होने वाला है, शायद ही काफी पहले ही तय हो गया था। हम देखते हैं कि तमायो योशिरो से भी मिल चुकी है। तमायो योशिरो से कहती है कि वे जगह जरूर बदलेंगे, क्योंकि अब वे डीमन फ्लेयर हेडक्वार्टर जा रहे हैं। दूसरी तरफ तांजीरो को भी मास्टर कागाया का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि तांजीरो अब तुम कैसे हो। मेरी हालत इतनी खराब है कि अब मैं बेड से हिल भी नहीं सकता। तुम्हें ग्यू से जाकर बात करनी होगी, वह हमेशा अकेला ही रहता है और वे हासिरा ट्रेनिंग में भी नहीं आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम उससे बात करके हासिरा ट्रेनिंग में
आने के लिए मना लोगे। अगली सुबह तांजीरो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ग्यू के घर पहुंच जाता है। गेट पे काफी तेज से चिल्लाने लगता है, क्या कोई अंदर है? और वे घर के अंदर आने के लिए ग्यू से पूछता है, पर ग्यू उसे मना कर देता है। तभी तांजीरो कहता है कि जब तक वे उसे घर के अंदर आने के लिए नहीं कहेगा वह यहाँ से नहीं हिलेगा। अगले दिन सुबह ग्यू तांजीरो को घर के बाहर देखता है, उसे घर के अंदर बुला लेता है। वे बैठकर टी पी रहे होते हैं। तभी तांजीरो बताता है सभी हसीरा ट्रेनिंग कर रहे हैं और वे कहता है कि मैं 7 दिन में ठीक हो जाऊंगा और वे ग्यू के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। तो ग्यू उसे साफ साफ मना कर देता है, जिस पर तांजीरो बोलता है कि तुम किस बात पर गुस्सा हो। और तांजीरो ने अब तक वाटर ब्रीथिंग पर मास्टरी हासिल नहीं की थी। तांजीरो कहता है कि उसने इस बारे में उरुकुडाकी से भी बात की है और उन्होंने बताया वाटर ब्रीथिंग एक काफी बेसिक स्टाइल है। वे कहते हैं कि अपने ब्रीदिंग स्टाइल को भी चेंज किया जा सकता है। ग्यू कहता है कि अब तक कोई भी वाटर हसीरा नहीं है, तो किसी न किसी को तो जल्द से जल्द वाटर हसीरा बनना ही होगा। तांजीरो ये सुन के काफी कंफ्यूज हो जाता है कि वाटर हसीरा खुद ग्यू नहीं है, जिस पर ग्यू कहता है कि वे वाटर हसीरा नहीं है। फिर वे तांजीरो को यहाँ से जाने के लिए बोलकर खुद कमरे से बाहर चला जाता है। तांजीरो को मास्टर कगाया की बात याद आती है कि ग्यू से प्यार से बात करनी होगी। तांजीरो ग्यू के खाने के लिए ओनिगिरी भी लाया हुआ था, वे वही रख देता है। शाम को ग्यू देखता है कि तांजीरो अभी तक यहाँ से नहीं गया है। तांजीरो अब ग्यू के पीछे भूत की तरह ही पड़ जाता है। वे हर जगह उसका पीछा करने लगता है, न चैन से सोने दे रहा था, न चैन से खाने दे रहा था, न आने तक भी नहीं दे रहा था और उससे बात करने की कोशिश करता है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और ग्यू को डर लगने लगता है, क्या वह जिंदगी भर उसका पीछा करता रहेगा? अब ग्यू तांजीरो को सच बताता है, उसने फाइनल सिलेक्शन एग्जाम पास ही नहीं किया था। ग्यू के साथ एक साबितो नाम का लड़का हुआ करता था, जिसकी फैमिली को डीमोनों ने मार दिया था। साबितो का नाम सुनकर तांजीरो चौंक जाता है। ग्यू आगे बताता है कि वे दोनों साथ में ही ट्रेनिंग करते थे, वे उसका सच्चा दोस्त था और बताता है कि साबितो एक नेक दिन का लड़का था। इन दोनों ने साथ में ही फाइनल एग्जाम दिया था, लेकिन उस एग्जाम में एक ही इंसान मारा था, जो कि था साबितो। असल में साबितो ने ही माउंटेन के सारे डीमन को अकेले ही मार दिया था। ग्यू तो पहले डीमन से ही लड़ते हुए घायल हो गया था। तभी साबितो उसे आकर बचा लेता है और उसे एक सेफ जगह पर छोड़कर दूसरे लड़कों को बचाने चला जाता है। एग्जाम के खत्म होने के बाद जब ग्यू की आंख खुलती है तो उसे हसीरा बताते हैं कि उसके जिंदा रहने की वजह से वे फाइनल एग्जामिनेशन में पास हो गया है, लेकिन साबितो को हाथ वाले डीमन ने मार दिया था। वे खुद को पास कैसे मान ले? वे बाद में मास्टर कगाया से कहता भी है कि उसे वाटर हसीरा नहीं बनना है। तभी वे सभी हसीरा से खुद को अलग मानता है। उसे नहीं लगता है कि उसकी जगह डीमन फ्लेयर कॉप में होनी भी चाहिए। ग्यू आगे कहता है कि तांजीरो तुम्हें किसी और हसीरा के पास जाना चाहिए, वे ये निशान कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। अगर साबितो होता तो वो कर लेता। इतना कह के ग्यू यहाँ से चला जाता है। तांजीरो को अब ग्यू के लिए बुरा लग रहा था। वे जरूर ये सोचता होगा कि काश साबितो की जगह वो मर गया होता। ये फीलिंग तांजीरो को भी काफी अच्छे से पता है। साबितो और कमातो ने मरने के बाद भी तांजीरो की मदद की थी। साबितो अगर आज भी जिंदा होता तो बिल्कुल ग्यू की उम्र का होता। वो एक महान तलवारबाज था, उसने अकेले ही पूरे फाइनल एग्जाम के बच्चों को बचाया था। तांजीरो ये बिल्कुल भी नहीं कर पाता, क्योंकि वे खुद को ही नहीं बचा पाता। तांजीरो को फिर रेनगोकू की याद आती है, जो कि एक महान इंसान था, लेकिन वे इन लोगों के बचाने के चक्कर में वे खुद मर गया। तांजीरो ये सोच के काफी उदास हो जाता है। तभी उसे इनोसुके की बात याद आती है कि रोने का कोई फायदा नहीं है, रेनगोकू ने उस पर विश्वास करके खुद वे मर गया। और वे कहता है कि अगर रेनगोकू आज जिंदा होता तो वे मुजान को हरा देता जरूर। तांजीरो सोचता है कि अब उसे ग्यू से क्या कहना चाहिए। ग्यू खुद को हसीरा नहीं मानता, उसने हसीरा बनने के लिए काफी कड़ी मेहनत की होगी। तांजीरो अब ग्यू से कहता है कि तुम साबितो के बलिदान का बदला ऐसे चुकाओगे। ये सुनकर ग्यू रुक जाता है। उसे एक बात याद आती है कि जब साबितो ने उसे एक थप्पड़ मारा था और उससे कहा था कि खबरदार जब कभी मरने की बात की, तुमने ये बात कभी कही तो हमारी दोस्ती तुरंत खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बहन ने खुद की जान देकर डीमनों से तुम्हें बचाया था, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। वे हसीरा ट्रेनिंग के लिए तैयार है, लेकिन तभी तांजीरो उसकी बात बीच में ही काटते हुए उसे साबो खाने के चैलेंज कर देता है, जिसके लिए ग्यू मान जाता है और वो दोनों जाकर दबा कर खाते हैं। ग्यू फिर तांजीरो से सिनोबू के बारे में पूछता है। फिर तांजीरो कहता है कि वे सिनोबू की ट्रेनिंग के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। इधर बटरफ्लाई मेंशन में सिनोबू को देखते हैं, जो कि गुस्से में आकर अपने कमरे में बैठ जाती है और वे खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी कनाव आ जाती है और वे सिनोबू से कहती है कि वे सानेमी की ट्रेनिंग के लिए जा रही है, क्या उसके बाद सिनोबू से ट्रेन कर सकती है। सिनोबू उसे बताती है कि वे हसीरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। फिर कनाव मन की बात खुलकर बता रही थी। यह देख के सिनोबू बहुत खुश थी और उसे लगता है कि अब समय आ गया है वे कनाव को सच्चाई बता दे कि उसके बड़ी बहन को डीमन ने मारा था और उसे हराने का तरीका क्या है। और उजुई सभी डीमन फ्लेयर को स्टेमिना ट्रेनिंग करवा रहा होता है, जिसमें ही सबकी फट गई होती है। लेकिन ये तो बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग थी। जब तक ये लोग इस ट्रेनिंग को पास नहीं कर लेते, अगले हसीरा के पास ट्रेनिंग के लिए वो नहीं जा सकते। वहीं उजुई भी काफी स्ट्रिक्ट था। वो इनसे कहता है कि अगर तुम लोग यही फेल हो गए तो तुम मिशूरी और सानेमी की ट्रेनिंग में सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। डीमन फ्लेयर को ट्रेनिंग करना वे हेल में आ गए हैं और उजुई इन्हें एमराज दिख रहा था और पूरी तरह से ठीक होकर यहाँ पर तांजीरो ट्रेनिंग के लिए यहाँ आ जाता है और उजुई उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और तांजीरो की तारीफ भी करता है कि उसने अपर रैंक डीमन को हरा दिया। उजुई अब तांजीरो को भी ट्रेनिंग पर लगा देता है। भाई तांजीरो इतनी मजे से ट्रेनिंग कर रहा होता है कि जैसे ये ट्रेनिंग उसके बाएं हाथ का खेल हो। और हम देखते हैं कि उजुई की तीनों पत्नियां सबके लिए खाना पका रही होती हैं और वो भी तांजीरो को देखकर
काफी खुश होती है। उजुई सभी डीमन फ्लेयर से कहता है कि पेट भर के खाना खाओ और एक बात ध्यान रखना, अगर किसी ने भी खाना छोड़ा तो फिर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद 2 डीमन फ्लेयर नाइट ड्यूटी के लिए बाहर पहरा देने चले जाते हैं। आजकल डीमन काफी कम दिखाई देते हैं, शायद सभी डीमन नेजुको की खोज में लग गए हैं, ऐसा ही नहीं लगता है, लेकिन असलियत क्या है डीमन ही जाने। अचानक से इनमें से एक डीमन फ्लेयर गायब हो जाता है। ये देख दूसरा डीमन फ्लेयर काफी डर जाता है, पर वे डीमन फ्लेयर इसके साथ मस्ती कर रहा था। तभी इन दोनों के पास वाली गली से कुछ आवाज आती है, पर ये लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और आगे बढ़ रहे थे। तभी हम गली के अंदर से एक डीमन को निकलते हुए देखते हैं, जो कि इन दोनों डीमन फ्लेयर का पीछा करने लगता है। इस डीमन के ऊपर नंबर 4 लिखा हुआ था। अगले दिन तंजीरो फिर ट्रेनिंग में सभी को पीछे छोड़ रहा होता है, जो देखकर बाकी डीमन फ्लेयर हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। तंजीरो ने एक कहानी सुनाता है कि उसने कैसे अपर रैंक डीमन को मारा था, लेकिन उसकी बड़बड़ किसी को भी समझ में नहीं आती है। उजुई अब सभी को एक बड़े से पहाड़ पे चढ़ने कर वापस उतरने को कहता है। ये आज की आखिरी ट्रेनिंग होगी, जो भी सबसे लेट में आएगा उसे डिनर नहीं मिलेगा। उसकी तीनों वाइफ तंजीरो के पास आकर कहती है कि उजुई बाहर से दिखने में काफी सख्त है, पर अंदर से वे बहुत नरम दिल का है। जब तक सारे डीमन फ्लेयर लौट नहीं आते तब तक वे खुद भी डिनर नहीं करता है। एक बार वे खुद पूरी पहाड़ी चढ़ गया था एक डीमन फ्लेयर को बचाने के लिए। उजुई आके कहता है कि मास्टर ने उस पर भरोसा किया, वे ऐसे ही इन डीमन फ्लेयर को थोड़ी मरने देगा। तंजीरो अब पहाड़ पे चढ़ने लगता है और वे मन में सोचता है कि सभी हाफिरा अंदर से कितने नेक दिल के हैं। हम तंजीरो का ईटिंग कंपटीशन देख, जिसमें दोनों ने ढेर सारी प्लेटें सफाचट कर दिया था। तंजीरो ने शर्त रखा था कि अगर वे जीत जाएगा तो ग्यू हाशिरा ट्रेनिंग में आएगा। ग्यू ने मन बना लिया था हाफिरा ट्रेनिंग ज्वाइन करने का। वे जानबूझकर कम खाना खाया था। फिनोबी जी कम खाना लगता है, तुम लोग कमेंट में बताओ। और तंजीरो कॉन्टेस्ट जीत जाता है। खैर शाम को सनेमी और ओबेनाई आपस में बात करते हैं कि वे लोग इन डीमन फ्लेयर को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन अपर रैंक से लड़ाई करते समय ये लोग किसी काम के नहीं है। भाई ये डीमन फ्लेयर की गनगो बेइज्जती हो गई, ये है डीमन फ्लेयर की इज्जत। पर मास्टर की यही इच्छा थी तो हमें इसे पूरा करना होगा। दोनों को इन्फिनिटी कैसल वाली बात परेशान कर रही थी कि आखिर वे जगह थी क्या और अचानक से सभी डीमन कहाँ गायब हो गए। अगर वे डीमन का पीछा करते तो इन्हें इस बारे में पता ही नहीं चलता। फनमी बताता है कि वे इस जंगल में कई बार गया है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी ओबेनाई कहता है कि टाइम से बाकी सभी डीमन दिखाई देना बंद हो गए। जाहिर है कि उन सबका टारगेट नेजुको है और जल्दी ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सानेमी कहता है मैं उसके लिए तैयार हूँ। वे नहीं डरता किसी मंजर से क्योंकि वे खुजलाता भी है डेथ से, ऐसा सानेमी कहता है। ओबेनाई कहता है कि वे डीमन फ्लेयर कॉप की वजह से उसका ध्यान बटा रहता है, लेकिन वे अंदर से आने वाले खतरे के बारे में ही सोचता है। ये और कुछ नहीं तूफान की आने से पहले की शांति है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ने की बात करते हैं, जिससे इनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। इधर तंजीरो उजुई की वाइफ के साथ किचन में घुसा हुआ था और ये तीनों तंजीरो को थैंक यू कहते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में उन्हें बचाने के लिए। पर तंजीरो कहता है कि वे अकेले थोड़ी था। तभी तेंजी कहती है कि नेजुको, इनोसुके, उजुई, जिनसु अगर वे वहाँ नहीं होते तो वे अगली सुबह नहीं देख पाते। ये चमत्कार से कम नहीं था। उसे यकीन है उजुई अभी भी लड़ना चाहता है। वे नींद में अपने आप को रिटायर होने के लिए दोषी ठहराता है। तभी ये तंजीरो से कहती है कि तुम मुजान माइकल जैक्सन को जरूर हरा देना। उजुई अब डीमन फ्लेयर से कहता है कि वे सभी आज स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे, जिससे उन्हें असल लड़ाई में हेल्प मिलेगी। जिसके बाद वे उन सभी को पहाड़ी पर ले जाता है। अब तक रात हो गई थी क्योंकि डीमन भी रात में निकलते हैं। इन्हें अंधेरे में लड़ाई करना सीखना होगा। अब उजुई इनके लिए डीमन है, सबको इससे बचने की कोशिश करनी है। तंजीरो को इन सभी को बचाते हुए उजुई को हराना है। उजुई चुपके से इनके ऊपर अटैक कर देता है और किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। उजुई आखिरकार निंजा था। निंजा से याद आया, तुम लोगों ने अभी तक अगर निंजा कामोई नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे उसकी वीडियो आ गई है। तंजीरो भी उसे सेंस नहीं कर पा रहा था। उजुई अब इन सबके सामने आ जाता है। इनमें से एक डीमन फ्लेयर डरते हुए कहता है ये नामुमकिन है कि हम हाफिरा को हरा सके। तभी उजुई उस डीमन फ्लेयर को मारते हुए कहता है कि तुम डीमन के सामने भी यही एक्सक्यूज दोगे। तंजीरो अब सभी डीमन फ्लेयर को इकट्ठा होने के लिए बोलता है और खुद उजुई से लड़ने लगता है। एक हाथ होने के बावजूद भी उसे कोई टच भी नहीं कर पा रहा था। वह इतना फास्ट वार कर रहा था। उजुई ये देखकर काफी खुश था कि तंजीरो पहले से स्ट्रांग हो गया है। ये देख बाकी डीमन फ्लेयर भी हिम्मत जुटाकर उजुई पर हमला कर देते हैं। अब ये सब लोग मिलकर उजुई से लड़ रहे थे। ट्रेनिंग के बाद उजुई सभी को डांटने लगता है, तुम लोग एक रिटायर्ड हाफिरा को भी नहीं हरा सके, तुम सभी डीमन फ्लेयर बनने के काबिल नहीं हो। सभी डीमन फ्लेयर कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि तंजीरो और हाफिरा मिलकर अपर रैंक डीमन और मुजान को मार देंगे। उनसे जितना हो सकेगा वे इस काम में इन सबकी मदद करेंगे, जिसके लिए वे काफी कड़ी मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ये सुनकर उजुई काफी खुश होता है। करीब 10 दिन बाद तंजीरो अपनी स्टेमिना ट्रेनिंग पास कर लेता है। उजुई उसे कहता है कि हमने साथ में मिलकर अपर रैंक को तो हरा दिया था, लेकिन ये सब अभी नहीं खत्म हुआ है। जब हम मुजान को मार देंगे तब सब खत्म हो जाएगा। और ये काम उजुई तंजीरो के भरोसे छोड़ देता है। तंजीरो कहता है कि वह मुजान को जरूर हरा देगा। उजुई को उस पर बाकी हाफिराओं से ज्यादा भरोसा है। भाई ये कल का आया लौंडा के ऊपर इतना भरोसा। तंजीरो अब इन सभी को गुड बाय और थैंक यू बोलकर यहाँ से चला जाता है, अपने कशुगाई कुरु का पीछा करते हुए कि मिस्टर हाशिरा मिचिरो के मेंशन में आया हुआ होता है। जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है कि मिचिरो उजुई से भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा होता है और सभी डीमन फ्लेयर की फटी पड़ी होती है। मिचिरो उनसे कहता है कि अगर ये रियल फाइट होती तो अब तक तुम लोग 3 बार मारे जा चुके होते हैं। मिचिरो अब सभी को
खड़ा होने के लिए बोलता है और फिन एक ही वार में सभी को हरा देता है। वह कहता है कि चाहे तुम्हारे साथ वाला कोई मर भी जाए लेकिन तुम लोगों को रुकना नहीं है, क्योंकि अगर तुम रुके तो तुरंत मारे जाओगे। तभी मिचिरो की नजर तांजीरो पर जाती है और वे बहुत खुश हो जाता है और वे बताता है कि वह तांजीरो का ही वेट कर रहा था, जिसमें मिचिरो की कात्सुगाई क्रो डीमन फ्लेयर को काफी परेशान कर रही होती है। वे पहले की ही तरह बदतमीज थी और वे डीमन फ्लेयर को काफी भला बुरा भी बोल रही थी। मिचिरो फिर तांजीरो को लेकर एक वर्कशॉप में जाता है जिसके अंदर हम कानामोरी को देखते हैं, जो कि मिचिरो का फोर्ट मिथ है। कानामोरी तांजीरो को सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाता है। कानामोरी को यहाँ पर मिचिरो ने बुलवाया था। मिचिरो फिर यहाँ पर रखी हुई एक तलवार को उठाकर तांजीरो को दे देता है और उसे सीधा पकड़ने को बोलता है। इसके बाद मिचिरो एक पेपर प्लेन बनाता है और उसे उड़ा देता है, जो कि जाकर तलवार पे लगते ही उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये तलवार बहुत ही ज्यादा शार्प थी। मिचिरो कहता है कि उसने इसीलिए कानामोरी को यहाँ पर बुलवा लिया था ताकि वह मिचिरो की तलवार हमेशा एकदम टॉप कंडीशन में रखे। मिचिरो को अपनी तलवार फाइट से पहले एकदम बेस्ट कंडीशन में चाहिए। उसने ये मास्टर को भी बताया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी जैसी इच्छा और वे हम लोगों का बहुत ध्यान रखें। काश वे अपनी सेहत का भी इतना ही ध्यान रखते और वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इसके बाद मिचिरो फिर डीमन फ्लेयर को ट्रेनिंग देने लगता है, जिसमें उन डीमन फ्लेयर की हालत खराब हो रही होती है। मिचिरो ने सोच समझ के अटैक करने को कहता है, क्योंकि अगर ये रियल फाइट होती तो उन्हें बार बार मौका नहीं मिलता है। अगर वे 9 बार जीत कर 1 बार हार जाते हैं तो वे अपनी जिंदगी गंवा देंगे, तो उन्हें अपने हर एक मूव को एकदम परफेक्ट करना होगा। मिचिरो आज की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म कर देता है। एक डीमन फ्लेयर तांजीरो से कहता है कि वे मिचिरो को समझाए कि वे हम लोगों के साथ थोड़ा नरमी से पेश आए, जिस पर तांजीरो कहता है कि मिचिरो वे बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि वे अकेले ही इतने सारे डीमन फ्लेयर को ट्रेन करता है। डीमन फ्लेयर उसकी बात समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मिचिरो का बोलने का तरीका थोड़ा कड़वा लगता है, जिस पर तांजीरो कहता है कि शुरुआत के मुकाबले वो पहले से मीठा बोलने लगा है। इसके बाद तांजीरो देखता है कि मिचिरो कहीं बाहर जा रहा था। डीमन फ्लेयर उसे बताते हैं कि मिचिरो हर रात को कहीं बाहर जाता है। इधर रात के समय टाउन के में हम फिर वही डीमन की आंख देखते हैं, जो कि हमें एपिसोड नंबर 3 में दिखाई पड़ी थी। अगर तुम लोगों ने अभी तक एपिसोड नंबर 3 नहीं देखा है तो जाकर देखो, वीडियो लास्ट स्क्रीन पे मिल जाएगी। लेकिन अब ये एक नहीं बल्कि 2। फिर सीन जब गली के अंदर जाता है तो हम देख पाते हैं कि ये आंख 1-2 नहीं बल्कि लाखों हजारों की तादाद में थी। ये सभी नाकिमी नाम की डीमन के पास से निकल रही थी, जो कि इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है। क्योंकि अब हेंटेंगू मर चुका था तो नाकिमी ही अपर रैंक 4 की डीमन बन गई है। नाकिमी अपनी आंखों के जरिए मिचिरो पर नजर रखे हुए थी। दूसरी तरफ हम फानेमी और ओबेनाई देखते हैं, जो कि आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। फानेमी विंड ब्रीथिंग की 4th फॉर्म यूज करता है और ओबेनाई 5th फॉर्म यूज करता है। ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी यहाँ पर मिचिरो आ जाता है और वे कहता है कि वे भी इनके फाइट करेगा। सनेमी कहता है कि तुम रोज रात को यहाँ पर आ जाते हो, तुम्हारी दिन वाली ट्रेनिंग ठीक नहीं चल रही है क्या? मिचिरो कहता है कि दिन वाली ट्रेनिंग बाकी मेंबर्स के लिए काफी होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। सनेमी कहता है कि सही कह रहे हो, यही असली हासिरा ट्रेनिंग है। ओबेनाई बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे आने की खुशी में सनेमी और मैं साथ में मिलकर तुमसे फाइट करेंगे। मिचिरो तैयार होते हुए और मुस्कुराते हुए कहता है कि 1 के खिलाफ 2, ये मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी है। मिचिरो फिर इन दोनों पर अटैक कर देता है और वे इतना तेज था कि शुरुआत में ओबेनाई और सनेमी उसे देख भी नहीं पा रहे थे और इस फाइट का एनिमेशन तुम गजब का था। मिचिरो की काशुगाई कुरो ऊपर बैठकर चिल्लाती है कि इन दोनों को 2 में मिला दो, तुम ही सबसे बेस्ट हो। काफी देर लड़ाई के बाद तीनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। फानेमी कहता है कि आज की ट्रेनिंग काफी हार्ड थी, दिन में मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग और रात में तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग। रियल फाइट का मजा आ रहा है। ओबेनाई मिचिरो से पूछता है कि उसकी आज की ट्रेनिंग कैसी थी, जिस पर मिचिरो बताता है कि आज तांजीरो उसके पास आया था। उसके ज्यादातर घाव भर चुके हैं। जब तक वे ओबेनाई के यहाँ पहुँचेगा तब तक वे पूरी तरीके से रिकवर हो गया होगा। ओबेनाई कहता है अच्छा है, फिर तो मैं उसे पूरी ताकत से ट्रेन कर पाऊंगा। फानेमी बोलता है कि भले ही वे थोड़ा स्ट्रांग हो गया हो, लेकिन मैं अब उसे दिखाऊंगा कि एक हाफिरा के सामने वे कुछ भी नहीं है। ये सुन मिचिरो को तांजीरो के लिए प्रे करता है। अगले दिन मिचिरो फिर सभी डीमन फ्लेयर को हरा देता है और वे कहता है कि लकड़ी की तलवार से मजा नहीं आ रहा है, चलो अब रियल तलवार लाते हैं। मिचिरो अब डीमन फ्लेयर को असल तलवार पकड़ा देता है और उससे लड़ने को बोलता है, लेकिन सामने वाला डीमन फ्लेयर रियल तलवार देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वे जोर जोर से उसका शरीर भी कांप रहा था। आखिरी में वे माफी मांगकर नीचे बैठ जाता है और अटैक ही नहीं करता है। डीमन फ्लेयर मिचिरो से कहता है कि वे उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। उन्हें पता है कि वे रोज रात को कहाँ जाता है और वे वापस आते हुए उसके शरीर पर सारे चोटों को देखता है, जिन पे वे सुबह सुबह पानी से साफ कर रहा
था। मिचिरो कहता है कि तुम सब अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उससे जीत हासिल नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम सभी डीमन फ्लेयर डीमन के हाथों मारे जाओ, तुम सब लंबी जिंदगी जियो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद तांजीरो की मिचिरो से फाइट होती है। उसे वे काफी कुछ सिखाता है। उसे ये देख काफी खुशी होती है कि तांजीरो पहले से काफी बेहतर और तेज हो गया है। मिचिरो अब तांजीरो से कहता है कि तुम अब सीख लिए हो, तुम अगले हाफिरा के पास ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। ये सुन तांजीरो कहता है कि सच में? अभी तो सिर्फ 5 दिन हुए हैं। मिचिरो कहता है कि तुम अब वही कर रहे हो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। ये सुन बाकी डीमन फ्लेयर बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर 2 हफ्ते से हैं, क्या हम सभी भी अगले हाफिरा के पास ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं? मिचिरो अब सड़ा हुआ मुंह बनाकर उन्हें देखता है, बोलता है नहीं, तुम लोग नहीं जा सकते। तांजीरो को अब एक आइडिया आता है और वे मिचिरो को पेपर प्लेन कंपटीशन के लिए चैलेंज कर देता है। उसे कानामोरी से पता चला था कि मिचिरो को पेपर प्लेन बनाना बहुत पसंद है। तांजीरो कहता है कि अगर वे जीता तो मिचिरो को बाकी डीमन फ्लेयर के साथ नरमी से पेश आना होगा। मिचिरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वे जानता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। तांजीरो और मिचिरो दोनों पेपर प्लेन उड़ाने बाहर आ जाते हैं। ये लोग 10 बार ट्राई करेंगे और उनमें से एक भी बार अगर तांजीरो का पेपर प्लेन मिचिरो के पेपर प्लेन से आगे निकल गया तो तांजीरो ये गेम जीत जाएगा। मिचिरो को यकीन था कि तांजीरो एक भी बार नहीं जीतेगा। इसके बाद ये दोनों पेपर प्लेन उड़ाना शुरू कर देते हैं। पहली लीड मिचिरो को मिल जाती है। इसी तरह ये करीबन 10 बार पेपर प्लेन उड़ाते हैं और हर बार मिचिरो का ही पेपर प्लेन आगे निकल जाता है। तांजीरो ये चैलेंज हार जाता है। तांजीरो को बहुत बुरा लगता है बाकी डीमन फ्लेयर के लिए। सभी डीमन फ्लेयर मिचिरो को पेपर प्लेन उड़ाने के लिए चैलेंज कर देते हैं क्योंकि वे भी पेपर प्लेन उड़ाने में माहिर हैं। इसके बाद सभी अपना अपना पेपर प्लेन बनाने लगते हैं और वे ट्रेनिंग का सारा टेंशन भूल जाते हैं। सभी काफी खुश थे। तांजीरो अपना एक नया पेपर प्लेन बनाता है, लेकिन मिचिरो की काशुगाई कुरो उसका पेपर प्लेन फाड़ देती है और इसी बात पर तांजीरो का काशुगाई कुरो और मिचिरो का काशुगाई कुरो आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद ये सभी अपना अपना प्लेन एक साथ उड़ाते हैं। उन्हें उड़ता हुए देख मिचिरो और बाकी सभी काफी खुश होते हैं। शाम को तांजीरो बात करता है कि मुजान जरूर नेजुको के पीछे पड़ा होगा, इसीलिए उन्हें अब डीमन नहीं देखने को मिलते हैं। मिचिरो कहता है अच्छा है, अब हम ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तांजीरो कहता है कि वे नेजुको को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे ट्रेनिंग पे लाना बहुत खराब डिसीजन होता। मिचिरो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुजान नेजुको को पकड़ने के लिए बाकी डीमनों को इकट्ठा कर रहा हो ताकि वे उनके बीच में छिप सके। तांजीरो कहता है कि वे ज्यादा मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनेगा और फिर वे नेजुको के पास जाएगा। तांजीरो का हमेशा पॉजिटिव रहना मिचिरो को अच्छा लगता है। तांजीरो कहता है कि उसे नेजुको की चिंता नहीं है क्योंकि उसकी देखभाल एक भरोसेमंद इंसान कर रहा है। हम देखते हैं कि तांजीरो के मास्टर उडुकुडाकी नेजुको का ध्यान रख रहे हैं। मिचिरो आखिर में कहता है तांजीरो से हम सबको मिलकर मुजान को हराना ही पड़ेगा। इसके बाद तांजीरो लव हाशिरा मिशूरी के मेंशन में जाने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद तांजीरो लव हाशिरा मिशूरी के पास आता है जो कि उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश थी और मिशूरी 2 बड़े उस पे प्यार बरसाने लगती है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। और तांजीरो के लिए अपने हाथों से पैनकेक बनाती है। रित तांजीरो को अपने हाथों से पैनकेक खिलाती है। पैनकेक खाने के बाद तांजीरो अपनी अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। तुम लोग इसका फेस देख रहे हो भाई। मिशूरी फिर तांजीरो को उसकी ट्रेनिंग वाली ड्रेस दे देती है। मिशूरी ने सभी डीमन फ्लेयर को लड़कियों जैसे ड्रेस पहना के रखा था और सभी डीमन फ्लेयर को शर्म आ रही होती है। भाई इन्हें देख के मेरी हंसी खुद नहीं रुक रही थी और फिर वह इन सभी को म्यूजिक के बीट पर डांस करने को कहती है क्योंकि नाचने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसके बाद वह सभी को स्ट्रेचिंग करवाती है। वह डेमो देने के लिए एक डीमन फ्लेयर को बुलाती है और उस डीमन फ्लेयर की टांग पूरी तरह से फैला देती है। उसके बाद ये डीमन फ्लेयर जो दर्द से चिल्लाया था भाई ना, ये दर्द सिर्फ बॉयज ही समझ सकते हैं। अब ये देख पहली बार तांजीरो को भी डर लगने लगता है। मिशूरी फिर तांजीरो को भी अपने पास बुलाती है और उसकी टांग खोल देती है पूरी तरह से। बस भाई मिशूरी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। सुनोबीज मैं तो उम्मीद लगा के बैठा था कि मिशूरी का मुझे और कुछ भी देखने को मिलेगा। इसके बाद तांजीरो ओबनाई के मंजिल में जाता है। तांजीरो यहाँ आके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और ओबनाई उसे चुप करा देता है। ओबनाई बोलता है कि तुम्हारे बारे में मिशूरी ने बताया था और तुमने उसकी ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर लिया है। हम देखते हैं कि मिशूरी ओबनाई को लेटर लिखती रहती है जिसमें वो ओबनाई को बताती है कि आज ट्रेनिंग के बाद उसने तांजीरो के साथ बैठकर चाय पिया और तांजीरो जब भी चाय के साथ कुछ मीठा खाता है तो वे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। ये पढ़कर ओबनाई को बहुत ही ज्यादा जलन होती है और वे इसीलिए तांजीरो पर थोड़ा गुस्सा है। वही तांजीरो को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ओबनाई उससे इतनी नफरत क्यों करता है। ओबनाई फिर तांजीरो को ट्रेनिंग रूम में ले जाता है। तांजीरो देखता है कि ओबनाई ने यहाँ पर ढेर सारे डीमन फ्लेयर को बंदी बना के रखा था। ओबनाई तांजीरो से कहता है कि उसे इन लोगों को बिना चोट पहुंचाए तलवारबाजी करनी होगी। तांजीरो सोचता है ये रूम तो मौत का चैम्बर है। वह ओबनाई से पूछता है कि इन बाने हुए लोगों ने कुछ क्राइम किया है क्या, जिस पर ओबनाई कहता है कि इनका क्राइम है कमजोर होना, जल्दी ना सीखना, मेरा समय बर्बाद करना और मुझे परेशान करना। इसके बाद ओबनाई तांजीरो को दिखाता है कि उसे डीमन फ्लेयर के बीच में बने हुए टारगेट पर वार करता है। ओबनाई का निशाना इतने स्पीड में भी एकदम परफेक्ट था। इसके बाद तांजीरो की बारी थी। उसके पास लकड़ी की तलवार थी लेकिन इससे भी दर्द होगा। सभी डीमन फ्लेयर की फटी हुई थी। तांजीरो का वार उन पे न लगकर जाकर सीधा टारगेट पे लगे। तांजीरो अब धीरे धीरे टारगेट को हिट करने लगता है जो देख ओबनाई गुस्सा हो जाता है कि वे ट्रेनिंग करने आया है कि मजाक। फिर ओबनाई कहता है कि चलो अब मुझ पर अटैक करो।
तांजीरो को बात डीमन फ्लेयर को न लगी, इसलिए तांजीरो काफी झिझक रहा था और ओबनाई उसे हरा देता है और ओबनाई तांजीरो को फिर से अटैक करने को कहता है और इसी तरह तांजीरो की ट्रेनिंग चल रही थी। तांजीरो अब भी काफी फ्लो था। ओबनाई की तलवार छोटी से छोटी जगह से काफी स्मूथ तरीके से निकल रही थी, जैसे कि उसकी तलवार मुड़ रही थी, बिल्कुल एक सांप की तरह। तांजीरो जब भी डीमन फ्लेयर के बीच में मारता तो उसे उनकी अंदरूनी आवाज सुनाई देती। ओबनाई तांजीरो से कहता है कि झिझकना बंद करो कचड़े के डिब्बे। तांजीरो का हाथ पहली बार इतना कांप रहा था, लेकिन उसे ट्रेनिंग तो करनी ही होगी। वो हिम्मत करके तलवार उठाता है तो वह पीछे वाली की छाती पे मार देता है और उसे माफी मांगने लगता है और फार्म हो जाती है। सभी डीमन फ्लेयर को छोड़ दिया जाता है, लेकिन तांजीरो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बाकी डीमन फ्लेयर को परेशानी हो। तांजीरो को देख बाकी डीमन फ्लेयर भी जोश में आ जाते हैं और वे लोग भी तांजीरो के साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सभी लोग गर्म पानी में डुबकी मारने जाते हैं और उनके शरीर पर लगी हुई चोटों की वजह से उनका शरीर दर्द करने लगता है। अगले दिन फिर तांजीरो ओबनाई से फाइट करता है, लेकिन वे अभी भी काफी स्लो था। तीसरे दिन भी उसे बहुत मार पड़ती है। चौथे दिन तांजीरो सिर्फ ओबनाई पे फोकस करने की सोचता है, क्योंकि लड़ाई में अगर उसकी तलवार किसी पत्थर के बीच में फंस गई तो समझो उसका खेल वहीं खत्म। इसीलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। अब तांजीरो सोचने लगता है कि वे एक जंगल में है। वे ओबनाई पे फोकस करते हुए उससे फाइट करने लगता है। उसका निशाना अब पहले से काफी बेहतर हो गया था। आखिरकार तांजीरो का एक अटैक जाकर ओबनाई को लगता है और ओबनाई की यूनिफॉर्म थोड़ी सी फट जाती है। ये देख ओबनाई तांजीरो से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। तांजीरो से गुड बाय बोलता है। ओबनाई गुस्से में बोलता है कि भाग जाओ कचड़े के डिब्बे, और खबरदार अगर मिशूरी से दोस्ती करने की कोशिश की तो। अभी भी तांजीरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तांजीरो सोचता है कि ये मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है। फिनोबिस, मुझे लगता है कि ओबनाई की क्रश है मिशूरी। तुम लोगों को क्या लगता है, कमेंट में बताओ। अब तांजीरो सानेमी की मेंशन की ओर जाने लगता है, लेकिन अचानक में उसके सामने जेनेत्सु आ जाता है। उसको सामने देखकर तांजीरो की फट के चार नी चौफट हो जाती है कि ये कौन सा डीमन है। फिर जेनेत्सु रोते हुए कहता है कि मेरी मदद करो मेरे दोस्त, यहाँ से भागने में। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, छिपते छिपाते दीवार पर रेंगते हुए यहाँ तक आया हूँ। असल में जेनेत्सु सानेमी की ट्रेनिंग से भागने की कोशिश कर रहा था। तांजीरो ने ट्रेनिंग सबसे लेट में शुरू की थी, इसीलिए इनुसुके और जेनेत्सु उससे इतने आगे हैं। तभी सानेमी आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ट्रेनिंग पे वापस चलो, वरना मेरे हाथों मारे जाओ। जेनेत्सु रोते हुए कहता है कि थोड़ी रहम करो मुझ पर। उसकी बार-बार सुन के सानेमी उसे एक कराटे चॉप मार के उस बेहोश कर देता है। सानेमी फिर तांजीरो से कहता है कि से उठाकर मेरे पीछे आओ। तांजीरो उसे अच्छे से ग्रीट करता है और कहता है कि आज वो इसकी ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। सानेमी बोलता है कि ज्यादा होशियार मत बनो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तांजीरो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुमने नजुको को कई बार स्ट्रैप किया था। उसकी इतनी हिम्मत देखकर सानेमी की माथों की नसें फूल जाती है। इसके बाद सानेमी ट्रेनिंग शुरू करता है, जिसमें सभी डीमन फ्लेयर को सानेमी से फाइट करनी होती है। सानेमी उनकी अच्छे से धुलाई करता है। तांजीरो समझ जाता है कि जेनेत्सु की इतनी फटी हुई क्यों थी। सानेमी बहुत ही बेरहम था। वह तब तक नहीं रुकता है जब तक सामने वाला खून की उल्टियां न करने लगे या तो बेहोश हो जाए। तांजीरो सोचता है कि इससे अच्छा तो ओबनाई था, वह कम से कम इन्हें ब्रेक तो दिया करता था। जेनेत्सु होश में आ जाता है और वह तांजीरो को इतनी गुस्से से देखता है कि जैसे तांजीरो ने उसकी गर्लफ्रेंड चुरा ली हो। सानेमी तांजीरो के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त था। वह तांजीरो को पीटने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। उसने तो पहले ही दिन तांजीरो का मुंह फुजा दिया था। तांजीरो ट्रेनिंग के बाद अपने रूम की तरफ जाने लगता है, तभी उसे गन्या की आवाज आती है। तांजीरो देखता है कि गन्या अपने बड़े भाई से बात करने की कोशिश कर रहा है, पर सानेमी बहुत ही गुस्से में था। बोलता है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो, मेरा कोई भाई नहीं है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ग्यू डर के मारा अपना सिर झुका लेता है। तांजीरो सोचता है कि हम भाई बहनों में तो ऐसी लड़ाई नहीं होती थी। सानेमी ग्यू की इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें डीमन फ्लेयर कॉप छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें तो ब्रीदिंग टेक्निक भी नहीं आती है, तुम खुद को तलवारबाज कहते हो। इतना करके सानेमी यहाँ से जाने लगता है। गन्या कहता है कि वह उससे बहुत समय से माफी मांगना चाहता है। सानेमी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्यू कहता है कि वह बहुत हार्ड ट्रेनिंग करके यहाँ तक पहुंचा है, बल्कि उसने एक डीमन भी खाया था। इतना सुन सानेमी रुक जाता है और गुस्से में कहता है कि क्या कहा तुमने? तुमने एक डीमन खाया था। सानेमी फिर अचानक से गायब होकर ग्यू के सामने आ जाता है। सानेमी उसकी आंख फोड़ने ही वाला होता है, तभी तांजीरो आकर उसे बचा लेता है। वह पीछे वाली दीवार तोड़ के बाहर जा गिरता है। जेनेत्सु को लगता है वो बेरहम हाशिरा फिन आ गया, चलो चलो मरने का नाटक करते हैं। पर जब जेनेत्सु देखता है कि ये तो तांजीरो है, फिर सानेमी बाहर आता है। उसे देख जेनेत्सु चिल्लाने लगता है। तांजीरो फिर सानेमी से पूछता है कि तुम ग्यू को क्यों मारना चाहते हो, जिस पर ग्यू मना कर देता है। किसी भी डीमन फ्लेयर को मारना नियमों के खिलाफ है, इसीलिए सानेमी ग्यू को इतना मारेगा कि वे कभी भी रिकवर न कर पाए। अगर अभी तुरंत डीमन फ्लेयर कॉप छोड़कर ग्यू यहाँ से चला जाए तो सानेमी उसे माफ कर देगा। तांजीरो और सानेमी की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ग्यू की जो मर्जी होगी वो करेगा, और तुमने कहा कि तुम उसके भाई भी नहीं हो, तो ग्यू पे हुक्म चलाना बंद करो। भले ही उसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, पर उसने डीमन से लड़ने में अपनी पूरी जान की बाजी लगा दी थी। ग्यू के बिना हम अपर रैंक 4 को कभी नहीं हरा पाते। अगर तुम उसके भाई नहीं हो तो उसके मामले में टांग मत अड़ाओ। सानेमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो पहले मैं तुम्हारी टांग तोड़ूंगा।
सनमी अब पलक झपकते ही तांजिरो के पास आता है और उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है। पर फनेमी ये देख हैरान हो जाता है कि तांजिरो ने उसका मुक्का अपने हाथ में पकड़ लिया है। तांजिरो फिर फनेमी की गर्दन पर लात मारता है, जो देख सभी फौक हो जाते हैं। फनेमी अब नीचे बैठ जाता है। तांजिरो जेनत्सु से कहता है कि क्यू को लेकर यहाँ से भाग जाओ, जिस पर जेनत्सु कहता है कि अरे पागल, मेरा नाम मत ले। फनेमी अब घूमकर तांजिरो को एक लात मारता है, जिस पर तांजिरो का कान कट जाता है। जिस पर फनेमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की ताक देनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और ग्यू फनेमी से बोलता है कि तांजिरो को छोड़ दो, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। तभी जेनत्सु ग्यू को लेकर यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि इस लड़ाई में हमारा क्या काम, और ये खड़ूस तुम्हारा बड़ा भाई है क्या? मुझे तो तुम पर तरफ आ रहा है। ये सुन गन्या जेनत्सु को एक मुक्का मारता है और कहता है कि मेरे भाई की बेइज्जती मत करो। इधर फनेमी तांजिरो की धुलाई करने लगता है। आखिर में सभी डीमन फ्लेयर को आकर उन दोनों को छुड़ाना पड़ता है। तांजिरो को अपनी कासुगाई क्रू से काफी डांट पड़ती है और वह बताती है कि तांजिरो का अब फनेमी से बात करना मना है और उसकी फनेमी के साथ वाली ट्रेनिंग भी रद्द कर दी गई है। तांजिरो को इस बात का दुख था कि उसने फनेमी और ग्यू के रिश्ते को शायद और खराब कर दिया। इसके बाद तांजिरो और जेनत्सु स्टोन हाफिरा ग्योमी के मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। तांजिरो जेनत्सु से माफी मांगता है उसकी ट्रेनिंग खराब करने के लिए, लेकिन जेनत्सु इस बात से खुश था कि तांजिरो सानेमी के खिलाफ खड़ा हुआ और उसको अच्छी टक्कर भी दी। फिर जेनत्सु चिल्लाते हुए कहता है कि ये स्टोन हाफिरा का घर माउंटेन के इतना ऊपर क्यों है? तभी उन्हें झरने की आवाज आती है। वे देखते हैं कि झरने के नीचे इनुसुके और बाकी डीमन फ्लेयर खड़े हुए हैं और एक मंत्र पढ़ते हुए मेडिटेशन कर रहे थे। तभी पीछे से इन्हें ग्योमी की आवाज आती है, जो कहता है कि अगर तुम अपने दिल और दिमाग को साफ कर लो तो आग भी तुम्हें ठंडी लगती है। ग्योमी ने अपने कंधों पर 2 बड़े बड़े पेड़ के तने रखे हुए थे और उसकी चारों तरफ आग जल रही थी, जो देख तांजिरो और जेनत्सु की पटके 4 नहीं 64 हो जाती है। ग्योमी इन दोनों को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में वेलकम करता है। ट्रेनिंग कर रहा था। ग्योमी इन दोनों से कहता है कि शरीर में हिप और लेग मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है, जिससे हम काफी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और काफी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंड भी कर सकते हैं। ग्योमी यहाँ पर 3 तरह की ट्रेनिंग करवाता है। सबसे पहली ट्रेनिंग इन्हें वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर उसका प्रेशर झेलना होगा। दूसरी ट्रेनिंग में इन्हें लकड़ी के 3 बड़े बड़े ब्लॉक्स उठाकर चलना होगा और तीसरी ट्रेनिंग में इन्हें एक बड़े से बोल्डर को ढकेलना है। और ग्योमी के यहाँ इन्हें सिर्फ यही 3 सिंपल टास्क करने हैं। वे आग वाली ट्रेनिंग इनके साथ नहीं करवाएगा क्योंकि उसमें बहुत ही रिस्क है। ये 3 टास्क सुनते ही जेनत्सु बेहोश हो जाता है। ग्योमी तांजिरो से कहता है उसे उठाकर नदी में डाल दो। तांजिरो ऐसा ही करता है और जेनत्सु तुरंत चिल्लाते हुए जाग जाता है। असल में विंटर का मौसम था, इसीलिए नदी का पानी बहुत ही ठंडा था। जेनत्सु तुरंत ही बाहर निकल आता है, लेकिन पानी से बाहर आने पे वह जोर जोर से कांपने लगता है। उसे बहुत ही ठंड लग रही थी। जेनत्सु को लग रहा था वो इतनी ठंड में यहीं पर ही मर जाएगा। तभी जेनत्सु देखता है कि उसके पीछे बाकी डीमन फ्लेयर पत्थर पर लेटे हुए हैं। इसमें मुराता भी था, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। मुराता जेनत्सु से कहता है कि आओ पत्थर पर लेट जाओ, बहुत ही गर्म है ये सुनकर जेनत्सु बिजली की रफ्तार से जाके लेट जाता है और जेनत्सु पत्थर पे ऐसे लेटा हुआ था जैसे एक मुर्दा लेटा हुआ हो। पत्थर पर लेटने से जेनत्सु को बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे कि वो अपनी माँ की गोद में लेटा हो, और उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। तांजिरो वाटरफॉल की तरफ जाने लगता है और उसे भी पानी काफी ठंडा लग रहा था। तांजिरो देखता है कि इनुसुके अभी भी झरने के नीचे खड़ा हुआ है। उसे देख तांजिरो भी थोड़ा मोटिवेट होता है। तांजिरो फिर नोटिस करता है इनुसुके ने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया है। तांजिरो को लगता है इनुसुके यहीं पर खड़े खड़े ही मर गया और वह तुरंत उसे नदी से बाहर निकालता है और CPR देने लगता है। इससे इनुसुके होश में आ जाता है और वह तांजिरो का नाम मांजिरो बुलाता है। इसके बाद तांजिरो झरने के नीचे खड़े हो जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल था। और मुराता तांजिरो से कहता है कि वे निमंसु मंत्र का जाप करे, इससे उसे फोकस करने में आसानी होगी और लोगों को पता चलेगा कि वे अभी भी होश में है। तांजिरो अब ऐसा ही करता है, वे बार बार मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद तांजिरो की भी हवा निकल जाती है और वे पत्थर पे आकर लेट जाता है मुर्दों की तरह। और वे कहता है कि झरने का पानी बिल्कुल सुई की तरह चुभ रहा है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से पानी भी उसे बहुत भारी लगता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाएगी। मुराता कहता है तुम और वो सुअर के सिर वाला बंदा काफी कमाल के हो, क्योंकि मुराता झरने के नीचे जाने में ही पूरा 1 दिन लगा दिया था और वे अब भी आधे घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रह पाता। लेकिन वह ये ट्रेनिंग 10 दिन से कर रहा है, इसीलिए वह अब लकड़ी वाली ट्रेनिंग पर जा रहा है। इसके बाद तांजिरो सभी के लिए मछली पकाता है। मछली खाते हुए इनुसुके कहता है कि ये पत्थर वाला हाफिरा काफी कमाल का है, इससे पहली बार ये मिलने पे मेरी फट गई थी। तांजिरो देखता है इनुसुके मछली के साथ साथ उसके कांटे भी खा जाता है और वे अब तक ऑलरेडी 10 मछली खा चुका था। इनुसुके आगे कहता है कि इसमें कोई फर्क नहीं, ग्योमी पूरे डीमन फ्लेयर कॉप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तांजिरो कहता है कि उसे भी यही लगता है, क्योंकि ग्योमी की फेंट बाकी हाफिरों से काफी अलग है और वे शायद अब तक डीमन फ्लेयर मार्क भी एक्टिवेट कर चुका है। जिस पर जेनत्सु कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वे बूढ़ा आदमी खुद भी उस बोल्डर को नहीं ढकेल सकता और वे बस हम जैसे मासूम बच्चों को परेशान कर रहा है। और तभी जेनत्सु देखता है कि ग्योमी उससे भी बड़ा बोल्डर ढकेल रहा था, जो देख वो हैरान हो जाता है
और गियोमी उसी मंत्र का जाप कर रहा था। तांजिरो कहता है कि गियोमी कितना कमाल का है, क्या मैं भी उसी की तरह बन पाऊंगा? ये सुन जेनत्सु भड़क जाता है और वह तांजिरो को मारते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने अपना साइज देखा है? फिनोबिस समझ जाओ। वे आदमी एक भालू जितना बड़ा है और तुम उसके सामने बौने हो। तुम कभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। खाना खत्म करते हुए इनुसुके कहता है मैं जल्द से जल्द ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूंगा। उसे इतना पॉजिटिव देख जेनत्सु का दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद तांजिरो और जेनत्सु दोनों जाकर झरने के नीचे खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनत्सु डूकर पहनने लगता है। तांजिरो उसे जल्दी से बचाता है और वे दोनों फिर झरने के नीचे खड़े हो जाते हैं और उनकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद तांजिरो लकड़ी के लॉक उठाने जाता है और वह थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये ट्रेनिंग भी पूरी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अपर रैंक 4 नाकिमा अपनी आंखों से डीमन फ्लेयर का पीछा करने में लगी होती है। नाकिमा बताती है कि उसने अब तक 50% डीमन फ्लेयर को खोज लिया है, लेकिन अब तक उसे नेजुको का पता नहीं चला। नाकिमा के ठीक सामने डीमन किंग मुजान बैठा हुआ था। सुनो भी, तुम लोग इसे माइकल जैक्सन बुलाना, जो कि नाकिमा का प्रोग्रेस देख के काफी खुश था और वे उसे कुछ नए एरिया को भी छानबीन करने को कहता है। नाकिमा वैसा ही करने लगती है। वह दूसरे एरिया में डीमन फ्लेयर का पीछा करने लगती है। मुजान कहता है कि नेजुको और उबियासी को वो जल्द ही ढूंढ लेगा। अगले दिन तांजिरो फिर बोल्डर को ढकेलने की कोशिश कर रहा था और वह उसे हिला तक नहीं पा रहा था और उसकी चप्पल अलग टूट जाती है। चप्पल टूट गया। तांजिरो फिर देखता है कि 3 डीमन फ्लेयर यहाँ से जा रहे हैं। डीमन फ्लेयर बताते हैं कि वे ये ट्रेनिंग छोड़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन वे तांजिरो का बैकअप सपोर्ट करेंगे। ये सुन तांजिरो उनको थैंक यू बोलता है क्योंकि अगर ये लोग तांजिरो को पीछे से सपोर्ट करेंगे तो वे अपना पूरा ध्यान डीमन से लड़ाई में लगा सकता है। मुजान सस्ता माइकल जैक्सन की गर्दन काटने के लिए सभी डीमन फ्लेयर को साथ में मिलकर लड़ना होगा। तांजिरो इसके बाद फिर बोल्डर को ढकेलने में लग जाता है। लंच में तांजिरो सबके लिए ओनिगिरी बनाता है जो कि बाकी डीमन फ्लेयर को बहुत पसंद आता है। मुराता कहता है ये ट्रेनिंग करके उसे समझ में आ गया है कि हाशिरा का कोई फाइट क्यों नहीं होता जो कि हाशिरा के बाद उसकी जगह ले सके। हाशिरा की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि कोई इसके आसपास टिक भी नहीं सकता। जैसे कि जेनत्सु का ही ले लो, ट्रेनिंग की वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। हाशिरा सच में बहुत कमाल के होते हैं और उनकी ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल की होती है। इसके बाद सभी तांजिरो की खाने की तारीफ करने लगते हैं, जिस पर तांजिरो बताता है कि वे आखिर एक कोयले वाले का बेटा है। अच्छा खाना पकाने के लिए आग को कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बाद वे सभी को गिल्ड ओनिगिरी भी खिलाता है, जिसे खाकर सभी को अपनी घर की याद आ जाती है, जैसे कि वे अपनी माँ के बने हाथ का खाना खा रहे हो। ये सुन तांजिरो को भी अपने परिवार की याद आने लगती है। करीब 6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तांजिरो अभी तक उस बोल्डर को हिला तक नहीं पाया। तांजिरो जमीन पर लेटकर सोचने लगता है कि आखिर उससे क्या गलती हो रही है। डीमन कभी भी हमला कर सकते हैं, उसे जल्द से जल्द ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। तभी गन्या यहाँ आ जाता है और वे तांजिरो से कहता है तुम्हारे माथे का निशान काफी गहरा हो गया है। तांजिरो उसे देख चौंक जाता है और पूछता है कि वह कैसा है। गन्या कहता है कि मैं भी गियोमी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और वह कहता है कि उसे सानेमी से बात करने से मना किया गया है, लेकिन फिर भी गन्या उससे बात करने पहुंच गया और फिर तांजिरो की सानेमी से लड़ाई हो गई। इसके लिए उसे गियोमी से काफी डांट पड़ी। गन्या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तांजिरो को थैंक यू कहता है। तांजिरो पूछता है कि सच में उसके सिर का निशान काफी गहरा हो गया है क्या? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तभी गन्या बोलता है जिन बुद्धू के साथ रहते हो तुम, वे थोड़ी इन चीजों पे ध्यान देंगे। मैं तुम्हें बाद में अपना आईना दे दूंगा, उसमें देखकर लौटा देना। और वे आगे बताता है वो भी बोल्डर वाली ट्रेनिंग कर रहा है और वह इसे हिलाने में थोड़ा कामयाब हो गया है। इसे सुनकर तांजिरो चौंक जाता है। वह सोचता है मैं इस बोल्डर को हिलाते हिलाते मेरी चप्पल टूट गई। गन्या फिर तांजिरो से पूछता है कि वे रिपीटेटिव वाली टेक्निक कर रहा है ना। तांजिरो को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। गन्या कहता है गियोमी अच्छा टीचर नहीं है, तुम्हें उसे ध्यान से देखकर सीखना पड़ेगा। गन्या आगे बताता है हाई कंसंट्रेशन पर पहुंचने के लिए उसे रिपीटेटिव एक्शन बार बार करना होगा, जिसे गियोमी हमेशा मंद कर जाप करता है। तांजिरो हंसते हुए कहता है गियो भी नामू नामू करते रहते हैं। गन्या अब यहाँ से चला जाता है और तभी तांजिरो फिर बोल्डर को ढकेलने की कोशिश करने लगता है। रिपीटेटिव एक्शन करने से शरीर के सारे सेंसर्स खुल जाते हैं। गन्या को भले ही ब्रीडिंग टेक्निक ना आती हो, लेकिन रिपीटेटिव एक्शन करने से वे बोल्डर को ढकेल सकता है। इस टेक्निक को एक्टिव करने के लिए गन्या और गियोमी अपनी दुख भरी यादें याद करते हैं। इससे उनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। शाम हो गई थी। तांजिरो सभी के लिए डिनर बनाने में लग जाता है। गन्या उसकी मदद करने के लिए यहाँ आता है और वह पूछता है कि तांजिरो सबसे ज्यादा इमोशनल कब होता है। तांजिरो कुछ याद करके शांत हो जाता है, जिसके लिए गन्या उससे माफी मांगने लगता है। उसे यकीन है कि तांजिरो ये कर लेगा। अगली सुबह तांजिरो फिर बोल्डर के पास जाता है। सबसे पहले वह अपने मरे हुए फैमिली मेंबर को याद करता है और फिर वे रेंगिको की बात याद करता है कि अपने दिल में आग जलाए रखो। इससे तांजिरो का डीमन फियर मार्क एक्टिवेट हो जाता है।
लेकिन फिर भी तांजीरो बोल्डर को हिला नहीं पाता है। तभी जेनत्सु और इनोफुके यहाँ आ जाते हैं। असल में तांजीरो ने 1 घंटे पहले ट्रेनिंग शुरू की थी। तांजीरो अब फिर से उसी प्रोसेस को बार बार दोहराता है, जिससे उसके शरीर में काफी ताकत आ जाती है और उसका डीमन फ्लेयर मार्क एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद तांजीरो धीरे धीरे बोल्डर को ढकेलने लगता है, जो देख इनोफुके और जेनत्सु काफी हैरान हो जाते हैं। तांजीरो अब बिना रुके बोल्डर को ढकेलने लगता है और वहीं दूसरी तरफ सस्ता माइकल जैक्सन सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम दिखते कैसे हो वियाशी, और तुम जहाँ पर गन्या की एडवाइस फॉलो करते हुए तांजीरो रिपीटेटिव एक्शन का यूज करता है और वे उस बोल्डर को ढकेलने में कामयाब हो जाता है, जो देख इनोसुके और जेनत्सु काफी हैरान हो जाते हैं। तांजीरो अब आगे बढ़ते हुए अपनी हिप और लेग की मसल्स को भी यूज कर रहा था। अब तांजीरो को देख के इनोसुके भी जोश में आ जाता है और वो भी अपने मन में बार बार टेम्पुरा के बारे में सोचने लगता है, जिससे वो भी उस बोल्डर को ढकेलने में कामयाब हो जाता है। ये देख जेनत्सु को बहुत गुस्सा आ रही थी, क्योंकि अब सिर्फ वही ही बचा था। तभी जेनत्सु के पास उसकी काशुगाई बर्ड चंतारो आती है, जो कि रो रही थी और उसके पास एक लेटर था। जेनत्सु शुरुआत में उस पर ध्यान ही नहीं देता, लेकिन चंतारो जब चोच मार तभी जेनत्सु को लेटर दिखाई देता है। इधर तांजीरो उस बोल्डर को 109 मीटर ढकेल कर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। तांजीरो काफी बुरी तरीके से थक गया था। वह वहीं पर मुर्दों की तरह लेट जाता है और उसे बहुत ही प्यास लगी हुई थी। वह पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो गया था, क्योंकि उसका ढेर सारा पसीना बह गया था। तांजीरो को लग रहा था कि वह यहीं पर ही मरने वाला है, तो वह आखिरी बार अपने दोस्तों को याद करता है और उनसे मदद मांगने लगता है। अचानक से ग्योमी यहाँ आ जाता है और वह तांजीरो के मुँह पे ढेर सारा पानी डालने लगता है। सुनोबिस, मुझे लगा तांजीरो के मुँह पे कोई मूत्र विसर्जन कर रहा है। आखिरकार तांजीरो की प्यास बुझ जाती है। ग्योमी तांजीरो को ट्रेनिंग पूरी करने के लिए कांग्रेचुलेशन बोलता है और फोर्टमिथ विलेज में जो उसने किया था उसके लिए उसकी तारीफ भी करता है। तांजीरो उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। ग्योमी आगे बताता है कि तांजीरो अपनी डीमन बहन की जान बचाने की जगह गांव वालों की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा। इस अच्छे काम के लिए उसे खुद पर गर्व होना चाहिए। तुम एक महान तलवारबाज हो। तांजीरो कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, वो फैसला मेरा नहीं था, नेजुको का था। मैं तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था जिसमें गांव वाले मारे जाते, तो मैं आपकी इस तारीफ का हकदार नहीं हूँ। अब ये सुन ग्योमी सोच में पड़ जाता है। उसका मानना है कि बच्चे मासूम और कमजोर नहीं होते, बल्कि झूठे और खुदगर्ज भी होते हैं, लेकिन उसे तांजीरो के अंदर ये सब नजर नहीं आता। तांजीरो आगे कहता है कि वह हमेशा अच्छे रास्ते पे चलेगा, पर वह नहीं जानता है कि आगे क्या होगा। कोई न कोई हमेशा उसकी मदद करता है, सही रास्ता दिखाता है, इसीलिए अब तक उसने कोई गलती नहीं की है। तांजीरो ग्योमी के रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। तांजीरो ग्योमी को पानी पिलाने के लिए और अब तक की ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद बोलता है। ग्योमी कहता है, अब तो मुझे कोई डाउट नहीं है, चाहे कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन तांजीरो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तांजीरो को कुछ समझ में ही नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। ग्योमी पहले एक मंदिर में अनाथ बच्चों को पाला करता था और वे उनके लिए खाना मांग कर लाता था। इनमें से एक बच्ची सायो अपनी फीस ग्योमी को देने लगती है, क्योंकि कम खाने की वजह से ग्योमी बहुत पतला हो गया था। ग्योमी सायो से कहता है, अपनी ट्रेनिंग की वजह से मैं भूखा रह सकता हूँ, तो ये फिर सायो तुम खा लो, मुझे खाना नहीं चाहिए। सभी बच्चे फिर खाना खाना शुरू कर देते हैं। भले ही इनमें खून का रिश्ता ना हो, लेकिन ये सब एक परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ग्योमी हमेशा ही अपनी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहता था, लेकिन एक रात एक बच्चे ने नियम तोड़ दिया और वे रात को टेम्पल वापस नहीं आया। फिर उसका सामना एक डीमन से हो गया था। उस बच्चे ने अपनी जान बचाने के लिए उस डीमन से कहता है कि टेम्पल में ग्योमी और 8 बच्चे हैं, वे उन्हें खा ले। डीमन से बचने के लिए हर रात ग्योमी विस्टेरिया फूल से बनी अगरबत्ती जलाकर बाहर रखता था, लेकिन उस बच्चे ने सारी अगरबत्ती बुझा दी और उस डीमन को टेम्पल में आने का न्योता दे देता है। टेम्पल में इंटर करते ही डीमन 4 बच्चों को मार दिया। आवाज सुनकर ग्योमी की नींद खुल जाती है और वे बाकी 4 बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, पर उसमें से 3 बच्चों ने ग्योमी की बात नहीं सुनी और वे भागने की कोशिश करने लगते हैं और वे डीमन इनका भी काम तमाम कर देता है। उस टाइम ग्योमी बहुत हिलाता था, इसीलिए वे बहुत ही पतला दुबला था। उसकी आवाज भी बहुत कमजोर थी और आखिरकार वे एक अंधा भी था और उन बच्चों को लगे ही नहीं रहा था ग्योमी उन्हें बचा पाएगा। तांजीरो को अब जाके पता चला कि ग्योमी अंधा है। सिर्फ एक बच्चे ने ग्योमी की बात सुनी, वे बच्ची थी सायो। वे ग्योमी के पीछे आके छिप गई। अब ग्योमी सायो की जान किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। उसने इस डीमन से लड़ने का फैसला किया। उसने डीमन के हाथों को पकड़कर उखाड़ दिया। फिर वे उस डीमन के मुंह पर ढेर सारे मुक्के मारने लगता है। ग्योमी को मार पीट से नफरत है। ये पहली बार है जब ग्योमी ने अपनी पूरी पावर लगाकर किसी को मुक्का मारा था। ग्योमी अपनी ताकत देख डर गया था। अगर उस दिन डीमन अटैक ना करते तो ग्योमी को अपनी ताकत के बारे में पता ही नहीं चलता कि आखिरकार वह कितना स्ट्रांग है। ग्योमी सुबह होने तक उस डीमन के सिर को मारता है। इस लड़ाई में ग्योमी भी बहुत इंजर्ड हो गया था। उसने सायो की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन
जब यहाँ पर गांव वाले मदद के लिए आते हैं, सायो ने ग्योमी के बारे में क्या कहा कि वह आदमी एक मॉन्स्टर है। फिनोबिस देख रहे हो, ग्योमी ने अपनी जान पर खेल कर इस लड़की को बचाया, लेकिन इसके बदले में ग्योमी को ये मॉन्स्टर बुला रही है। ग्योमी का दिल टूट जाता है ये देखकर। ये फन तांजीरो चौंक जाता है। ग्योमी कहता है, रात में जो हुआ उसे देख सायो काफी डर गई होगी और वे आखिरकार 4 फाल्ट की थी। उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। सिनोबिस, ग्योमी की रिस्पेक्ट मेरे दिल में बढ़ गई है। ग्योमी चाहता था कि सायो उसे थैंक यू बोले। वह जान गया था कि बच्चे सिर्फ अपने ही चिंता करते हैं। सुबह होते ही उस डीमन की बॉडी राख बनकर उड़ जाती है। वहाँ पर सिर्फ ग्योमी और सायो बचे थे और बाकी बच्चों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और ग्योमी के ऊपर मर्डर होने का इंजाम लग गया था और उसे फांसी की सजा भी हो गई थी। अगर मास्टर कागाया उसे न बचाते तो वह उसी दिन ही मर चुका होता। उस दिन से ग्योमी किसी पर भी भरोसा नहीं करता है और उसने तांजीरो पर भी शक किया था। इंसान का असली चेहरा क्रिटिकल सिचुएशन में ही सामने आता है, पर तांजीरो ने मैदान छोड़कर भागा नहीं। वह डटा रहा, वह झूठ नहीं बोला, वह ईमानदार है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में हार नहीं मानते हैं। ग्योमी बोलता है, मैंने कई लोगों को अपनी दिल की आंखों से देखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तांजीरो तुम एक सफल चाइल्ड हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम सही रास्ते पर चलो और कभी रास्ता न भटको। ये सब सुनकर तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह ग्योमी को थैंक यू बोलता है और वह इससे कहता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। ग्योमी कहता है, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब वह तांजीरो के सिर पे हाथ फेरने लगता है, जैसे ठीक वह सायो के सिर पे फेरता था और वह कहता है कि तांजीरो की ट्रेनिंग उसके साथ पूरी हो गई है। इसके बाद खाना खाने के समय गन्या तांजीरो और इनोसुके को बताता है कि इतना सब होने के बाद भी ग्योमी एक अच्छे इंसान है, क्योंकि गन्या में कोई टैलेंट नहीं है, इसीलिए ग्योमी ने उसे अपनी साइड किक नहीं बनाया। लेकिन ये जानने के बाद भी गन्या ने डीमन खाया है। ग्योमी ने उसे अपना स्टूडेंट बनाया और ग्योमी उसे सिनोबु के पास भी ले गया था उसकी बॉडी की जांच के लिए। सिनोबु उसे बहुत ही लेक्चर देती है और बोलती है कि क्या सोचकर तुमने डीमन खाया। इनुसुके अब जेनसु की फिश उठाकर खाने लगता है क्योंकि वह यहाँ पर नहीं था। तांजीरो उससे बताता है कि जेनसु बाद में खा लेगा। इनुसुके उसकी फिश वापस रख देता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ दूसरों की ही चिंता पड़ी रहती है। तांजीरो कहता है कि तुम बहुत ही जिद्दी हो। सिनोबु तुम्हें भी लेक्चर देती होगी और तांजीरो खाना खाते हुए बताता है कि वह इसके बाद ग्यू की ट्रेनिंग पर जाएगा। वह गन्या को भी फास्ट चलने के लिए इनवाइट करता है। गन्या का जाने का मन था लेकिन वह उसे मना कर देता है। गन्या बताता है कि उससे अभी तक बोल्डर को 109 मीटर नहीं ढकेला है, इसीलिए वह उसके साथ नहीं चल सकता क्योंकि उसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक भी यूज करना नहीं आती है। उसे ये ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। ये सुन इनोसुके उसका मजाक उड़ाने लगता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तांजीरो इनोसुके के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि वह जाने से पहले गन्या के बड़े भाई से बात करना चाहता है। तांजीरो इसके बाद जेनसु से मिलने जाता है और वह उससे पूछता है कि उसने अभी तक बोल्डर को ढकेल लिया, जिस पर जेनसु काफी शांत स्वभाव से उसे मना कर देता है। सिनोबिस, इसे शांत देख मेरा भी दिमाग फिर गया। और फिर तांजीरो कहता है कि वह अगली ट्रेनिंग के लिए ग्यू के पास जा रहा है, लेकिन उसे जेनसु की चिंता हो रही है क्योंकि कुछ टाइम से जेनसु काफी अलग बिहेव कर रहा है। जेनसु उसे गुड लक बोलता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। तांजीरो, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, लेकिन कुछ काम है ऐसा जो मुझे ही करना होगा। तांजीरो को जेनसु की अब चिंता होने लगती है और वह पूछता है कि क्या वह उसकी कोई मदद कर सकता है। जेनसु कहता है कि तांजीरो, तुम बस अपना काम करो। तांजीरो ये सुन के यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जेनसु के चेहरे पे खून लगा हुआ है और उसके हाथ में चिंताड़ू का दिया हुआ वही लेटर है। शायद ये पढ़ के जेनसु इतना बदल गया है। रास्ते में भी तांजीरो जेनसु के बारे में ही सोच रहा था और उसे नेजुको को भी चिंता हो रही थी, जिसको उसने हासिरा ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया था। तांजीरो ग्यू के ट्रेनिंग एरिया में पहुंच जाता है और वह एरिया के बाहर देखता है ग्यू और सनेमी आपस में ही फाइट कर रहे हैं। सनेमी विंड ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज करके ग्यू पे अटैक कर देता है। ग्यू उसे ब्लॉक करता है लेकिन उसकी लकड़ी के तलवार में हल्का सा क्रेक आ जाता है। तांजीरो ने इतनी स्पीड में लड़ते हुए देख हैरान हो जाता है, लेकिन अब उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। सिनोबिस, तुम सबको मैं बता दूं, सनेमी और ग्यू जो लड़ रहे हैं इस लड़ाई को कोई नॉर्मल डीमन फ्लेयर नहीं देख सकता है। सनेमी ग्यू को चढ़ाते हुए कहता है कि तुम कहते हो ना तुम हम सबसे अलग हो, पर तांजीरो ही था जो उस लड़ाई का असल मतलब जानता था। इन दोनों में काफी कमाल की लड़ाई होती है। सनेमी अब कहता है चलो हाथों से ही लड़ाई करते हैं, पर तांजीरो उनके बीच में आके खड़ा हो जाता है। वो उन्हें लड़ने से मना करने लगता है। सनेमी, जो कि तांजीरो पे अभी गुस्सा था, उसे सनेमी से बात करने से मना किया गया है और सनेमी आगे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। फिर तांजीरो पूछता है कि क्या तुम दोनों हिमी मिठाई के लिए लड़ रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगा। सनेमी गुस्से से पूछता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, पर तांजीरो कहता है बिल्कुल नहीं,
तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना? जब तांजिरो सानेमी के यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था तो उसे बार बार मिठाई की खुशबू आती थी। इसी तरह से उसे पता चल गया था। अब ग्यू भी सानेमी से पूछता है कि तुम्हें भी ओहागी मिठाई पसंद है? तांजिरो बीच में ही बोलने लगता है कि ओहागी तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, मुझे भी मेरे दादी के हाथ की बनी ओहागी बहुत ही पसंद है। तभी सानेमी गुस्से में आके तांजिरो को एक मुक्का मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है। तांजिरो की जब आँख खुलती है तो उसके पास ग्यू बैठा हुआ था। वह तांजिरो को बताता है सानेमी गुस्से में यहाँ से चला गया। तांजिरो पूछता है कि वे दोनों लड़ क्यों रहे थे, जिस पर ग्यू बोलता है कि हम लड़ नहीं रहे थे, हम तो बस ट्रेनिंग कर रहे थे, इसीलिए हमारे पास लकड़ी की तलवार थी। तांजिरो अब इनकी ट्रेनिंग में दखल देने के लिए माफी मांगता है। ग्यू कहता है कोई बात नहीं। सानेमी गुस्से में ही रहता है तो मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता हूँ, पर अब मुझे पता चल गया है कि सानेमी की फेवरेट मिठाई कौन सी है। मैं उसे हमेशा अपनी जेब में रखूंगा और सानेमी को देकर अपना दोस्त बना लूंगा, जो कि तांजिरो को भी अच्छा आइडिया लगता है। इधर सानेमी मेम्फिन की तरफ अकेले ही जा रहा था और वह काफी गुस्से में भी था कि तांजिरो ने उसकी ट्रेनिंग खराब कर दी। आज ट्रेनिंग करने के लिए मिचिरो और ओबराई भी नहीं थे। सानेमी सोचता है कि वह तांजिरो इतना बुद्धू है या दिखावा करता है। तभी सानेमी को झाड़ियों के बीच में किसी चीज की आवाज आती है और वह अपनी हाथों से उन चीजों को पकड़ लेता है। वह देखता है कि उसके हाथ में एक डीमन की आंख है। तभी डीमन की आंख राख बन के उड़ जाती है और अब सानेमी समझ जाता है यहाँ पर घुसपैठ कर चुके हैं। इसके बाद हम ओबियासी का मेंशन देखते हैं, जिसमें मास्टर कागाया और उनकी वाइफ अचानक से ही मेंशन का दरवाजा खुलने लगता है और हम किसी की परछाई देखते हैं जो कि अंदर आ रही होती है और हम देखते हैं ये तो डीमन किंग मुजान है, जो धीरे धीरे अपने कदम मास्टर कागाया की तरफ बढ़ा रहा था। सिनोबिस, मुजान की एंट्री ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और सिनोबिस ये कितना बैडएस लग रहा है। और अब हम देखते हैं मुजान मास्टर कागाया के ठीक सामने आ खड़ा होता है। कागाया, जिसकी आंखों पे पट्टी बनी हुई थी, वह गर्दन घुमाकर इस बिन बुलाए मेहमान की तरफ देखता है। आखिरकार तुम आ गए और ये हमारी पहली मुलाकात है। मुजान सस्ते माइकल जैक्सन। मुजान में सोचता है हर कोई मेरा मजा क्यों ले लेता है। हमने देखा डीमन किंग मुजान ठीक मास्टर कागाया के सामने खड़ा होता है। मास्टर कागाया अंधे होने के बावजूद भी समझ जाते हैं उनके सामने डीमन किंग मुजान खड़ा हुआ है। कागाया अपनी पत्नी अमाने से पूछते हैं मुजान दिखता कैसे है। अमाने बोलती है ये डेमन बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखता है। इसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होगी, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल गुलाबी कलर की है और उसकी आंखों की पतलियां बिल्कुल एक बिल्ली की आंखों की तरह है। फिर कागाया बोलता है मुझे पता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि उबियासी फैमिली ने तुम्हारी नाक में हजारों सालों से दम कर रखा है। तुम उबियासी फैमिली के ऊपर गुस्सा तो बहुत होगी मुजान। कागाया को पता था मुजान उसको मारने स्पेशली आएगा। मुजान कहता है तुमने सही कहा, उबियासी फैमिली ने मेरे नाक में हजारों सालों से दम कर रखा है, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि उबियासी फैमिली का हेड इतनी खराब हालत में पड़ा हुआ है। तुम पहले ही मरने के कगार पे हो। ये देख मैं काफी निराश हुआ। कागाया कहता है करीब 6 महीने पहले एक डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं 2 से 3 दिनों में ही मर जाऊंगा, लेकिन मैं अब तक जिंदा हूँ, क्योंकि मुजान तुम्हारे लिए मेरे दिल में नफरत और गुस्सा मुझे मरने ही नहीं देती। फिर मुजान बोलता है तुम्हारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। इसके बाद कागाया रिवील करता है असल में वे और मुजान एक ही ब्लड लाइन के हैं, यानी कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्योंकि मुजान हजारों सालों पहले पैदा हुआ था, इसीलिए उसे ये शायद याद न हो। ये बात जानने के बावजूद भी मुजान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वे कागाया से पूछता है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? कागाया जवाब देता है तुम जैसे डीमन को जन्म देने की वजह से उबियासी फैमिली पर कर्ज लग गया है। इस परिवार में जन्मे हर बच्चा कमजोर होता था और छोटी ही उम्र में मर जाता था। उबियासी फैमिली जब खत्म होने के कगार पे थी, तभी एक प्रीस्ट आया और उसने बताया कि उबियासी फैमिली ने एक डीमन को जन्म दिया है। अब उन्हें अपना पूरा जीवन उस डीमन को मारने में ही समर्पण करना होगा, तभी हमारी ब्लड लाइन बच पाएगी। सभी ने ऐसा ही किया। उबियासी फैमिली में जन्मों लड़कों की शादी एक प्रीस्ट की बेटी से ही किया जाता है। अमाने भी एक प्रीस्ट फैमिली से है, जिसके बाद से इनके बच्चे थोड़ी ज्यादा उम्र तक जीने लगे, लेकिन फिर भी उबियासी फैमिली में आज तक 30 साल से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं रहा। फिर मुजान कहता है ये सब बकवास करना बंद करो। तेरी बीमारी तेरे दिमाग तक पहुंच गई है क्या? इतनी देर से बकवास किए जा रहा है। मेरे डीमन बनने का तुम्हारे कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अब तक हजारों इंसानों को मारा है, पर मुझको आज तक कोई सजा नहीं हुई। इतने हजारों सालों में मैंने आज तक किसी भी भगवान या बुद्धा को नहीं देखा। फिर कागाया कहता है सभी का सोचने का अलग अलग तरीका होता है। मुजान, आखिरकार तुम्हारा क्या सपना है इतने हजारों सालों में? मुजान अपने मन में सोचता है कि कैसी अजीब सी फीलिंग है। डीमन फ्लेयर कॉर्प का लीडर मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इसके लिए कोई नफरत नहीं है।
तभी मुजान कगाया की दोनों लड़कियों को देखता है जो आपस में एक गेंद से खेल रही थी। व्हाट द फक फिनोबिस, डीमन किंग मुजान इनके सामने है और ये दोनों लोग गेम खेल रही हैं। इनके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे, कमेंट में बताओ फिनोबिस। मुजान को यहाँ पर अजीब तरह की राहत फील हो रही थी। मुजान जानता था कि इस पूरे मंसन में सिर्फ 4 लोग हैं, कगाया, उसकी वाइफ और उसकी दोनों बेटियां। यहाँ पर एक गार्ड तक नहीं था। मुजान जब कोई जवाब नहीं देता है तो कगाया खुद से बोलता है, मुझे पता है मुजान, तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते हो और तुम अमर होने के सपने देखते हो मुजान। मुजान भी उसकी बात से एग्री करता है और कहता है, नेजुको के मिलने के बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा। फिर कगाया कहता है, तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा मुजान। जिस पर मुजान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने नेजुको को काफी अच्छे तरीके से छिपा कर रखा है, लेकिन मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लूंगा। फिर कगाया कहता है, तुम गलत हो। अगर इस दुनिया में कोई अमर है तो वो है इंसानों की सोच और भावनाओं, वे हमेशा जिंदा रहती है। मुजान को ये सब बातें बकवास लगती है। फिर कगाया आगे कहता है, हजारों सालों में डीमन स्लेयर कॉप कभी भी बंद नहीं हुआ। न जाने कितने डीमन स्लेयर ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन डीमन स्लेयर कॉप अभी तक चल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान की भावना अमर है। ऐसे डीमन को कभी माफ नहीं किया जाएगा जिसने हजारों इंसानों को मारा है। कगाया आगे कहता है, मुजान, तुमने शेर की पूंछ पर लात रख दिया है। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा है जो कि अभी तक शांत था। शेर की नजर तुम पे पड़ गई है। ये शेर तुम्हें खा जाएगा। अगर तुम मुझे मार भी दो तो डीमन स्लेयर कॉप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वे और मोटिवेट हो जाएंगे तुम्हें मारने के लिए। सभी डीमन स्लेयर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुजान को अब गुस्सा आने लगता है और वे कगाया को चुप होने को कहता है। कगाया बोलता है, भले ही मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी मौत वेस्ट नहीं जाएगी। डीमन स्लेयर मेरी बहुत ही इज्जत करते हैं, खासकर हाफिरा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी मौत से वे पहले से ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। मुजान कगाया से पूछता है, तुम्हारी ये बकबक खत्म हुई कि नहीं? और वो अपने पंजों को बाहर निकाल लेता है और कगाया को मारने की तैयारी करने लगता है। फिर कगाया कहता है, मेरी बात पूरी हो गई। मेरी बात इतनी देर तक सुनने के लिए मुजान थैंक यू। काशुगाई क्रो चारों तरफ इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर देते हैं। ओबियासी मंसन पर अटैक हुआ है, जल्दी जल्दी चलो। सानेमी, ओबनाई, मिशूरी, मिचिरो, सिनोबू, ग्यू और तांजीरो सभी ये खबर सुनकर डर गए थे और पूरी जान लगाकर भाग रहे थे और सभी को अपनी मास्टर की चिंता हो रही थी। पिछली जो हाफिरा मीटिंग हुई थी उसमें सानेमी ने कहा था मास्टर कगाया अकेले रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कम से कम 2 हाफिरा होने चाहिए। जिस पर ग्योमी कहता है, जब मैं हाशिरा बना था तो मैंने मास्टर से पूछा था आपकी सुरक्षा के लिए कोई गार्ड क्यों नहीं है। मास्टर हमेशा मना कर देते थे। उनका मानना है कि हाशिरा बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए, न कि गार्ड की तरह। फिर सुनोबू बोलती है, मैंने सुना था कि इतिहास में किसी भी ओबियासी फैमिली के हेड ने कभी भी कोई गार्ड नहीं रखा। सभी लोग मास्टर की चिंता करते हुए उनकी मेंशन की तरफ बढ़ रहे थे। इधर इससे पहले मुजान कगाया को मार पाता, अचानक मेंशन की नीचे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके का एनिमेशन सिनोबीज लाजवाब था भाई। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा जब बर्फ पिघल के भाप बन के उड़ता है। एक पल में मेंशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। सनमी और बाकी हासिरा इस धमाके को देखकर दंग रह जाते हैं। वही तांजीरो को जले हुए मांस की बदबू आने लगती है। मुजान खुद भी इस धमाके के चपेट में आ गया था और उसका आधा शरीर जल गया था और वे जल्दी जल्दी अपने शरीर को रिजनरेट कर रहा था और कगाया को गाली देते हुए कहता है, अपनी निर्मल बुद्धा जैसी मुस्कुराहट, उसने खुद को भी इस धमाके में उड़ा दिया। उसने अपने बीबी और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मुजान ने कगाया को कम समझा था। मुजान जानता था कि उसके लिए यहाँ पर कोई जाल बिछाया होगा, लेकिन इतना बड़ा ट्रैप उसने कभी भी नहीं सोचा था। धमाके में ढेर सारे स्पाइक भी मिलाए गए थे जिससे मुजान की हीलिंग को जितना हो सके कम किया जाए, जिसका मतलब है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कगाया ने और कुछ भी सोचा होगा। मुजान सेंस कर लेता है कि हासिराज उसकी तरफ आ रहे हैं, मगर मुजान को उनसे खतरा नहीं था। मुजान कहता है, उस कमीने इंसान ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया। उसने सारा गुस्सा और नफरत अपने दिल में ही दबाए रखा। मुझे भनक भी नहीं लगने दी।
इतनी कम उम्र में ऐसी खूनी फौज काबिले तारीफ है। क्या उसकी पत्नी और बच्चों को इस प्लान के बारे में पहले से पता था? मुजान खुद को शांत करता है और अपने शरीर को रीजनरेट करने में फोकस करता है, लेकिन उसके चारों तरफ कुछ ब्लड सीड आ जाते हैं। मुजान समझ जाता है कि ये किसी की ब्लड डिमांड आल्ट है। इस सीड में ढेर सारे स्पाइक निकलते हैं जो कि मुजान के शरीर को जकड़ लेते हैं। मुजान अब पूरी तरीके से फंस गया था, लेकिन वह स्पाइक को एब्जॉर्ब करने लगता है। अचानक से यहाँ तमायो आ जाती है और वह मुजान के पेट में अपना हाथ घुसा देती है। मुजान को समझ में नहीं आता है कि तमायो कहाँ से आ गई। तमायो बताती है कि ये ब्लड फीड्स उसी इंसान का ब्लड डीमन आल्ट है जिसे मुजान ने असाकुसा में डीमन में बदला था, और तमायो ने खुद को यूसुरो के तालिबान से गायब किया हुआ था। मुजान सोचता है कि आखिर ये औरत कहाँ से आ गई। मुजान अब तमायो के हाथ को भी एब्जॉर्ब करने लगता है और तमायो बताती है कि उसने अपनी मुट्ठी में एक दवा रखी हुई थी जो कि डीमन को वापस इंसान बना देती है। मुजान कहता है कि ऐसी कोई दवा नहीं बनी है, जिस पर तमायो कहती है मैंने किसी की मदद लेकर ये दवा बनाई है। मुजान अब तमायो का सिर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे नफरत करने का कोई हक नहीं है। तुमने खुद से अपने पति और बच्चों को मार कर खाया था। मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की थी, तुम्हें डीमन में बदला था। तमायो रोते हुए कहती है अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी डीमन न बनती। मैं तो बस अपनी बीमारी से बचने के लिए डीमन बनी थी ताकि मैं अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख सकूं। लेकिन मुजान उसे डीमन बनाते ही उसकी फैमिली को मार दिया। मुजान कहता है कि तुमने उसके बाद भी कई इंसानों को मारा है और उन्हें खाया है, तुम्हें तो बहुत मजा भी आता होगा। तमायो कहती है हाँ, मैंने कई लोगों को मारा है। मैंने उन पापों को प्रायश्चित करने के लिए आज मैं भी तुम्हारे साथ यही मर जाऊंगी। इसके बाद तमायो चिल्लाते हुए कहती है ग्योमी, अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद हम ग्योमी को देखते हैं जो कि पहले से ही यहाँ आ चुका था और वो भी यूशिरो के तालिबान से छुपा हुआ था। ग्योमी अपने हथियार को जोर से घुमाता है और उसके एक ही वार में मुजान के सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सिनोविस ग्योमी के हाथ में जो है इसका नाम मुझे नहीं पता, तुम लोग कमेंट में बताओ अगर तुम लोगों को पता हो तो। एक फ्लैशबैक में ग्योमी बताता है कि जब वे 18 साल का था तब उसकी मुलाकात मास्टर कागाया से हुई थी और वे सिर्फ 14 साल के थे। ग्योमी को इस बात से काफी हैरानी हो रही थी कि कागाया उम्र में उनसे छोटा है। कागाया ग्योमी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम खूनी नहीं हो, तुमने सभी को बचाना चाहा। ये सुन ग्योमी घुटने के बल बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। ग्योमी बताता है कि मास्टर कागाया उस समय भी वही बात करते थे जो कि लोग सुनना चाहे। ग्योमी की जब आखिरी मुलाकात मास्टर कागाया से हुई थी तब कागाया ने ये प्रेडिक्ट किया था कि मुजान अगले 5 दिनों के अंदर उससे मिलने आएगा और कागाया चाहते थे उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया जाए। ग्योमी उसकी गर्दन उड़ा देता है। ग्योमी पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि मुजान आएगा, जिस पर मास्टर कागाया कहते हैं ये तो बस मेरी प्रेडिक्शन है। यहाँ रिवील होता है कि उबियाशी फैमिली के पास कमाल की फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है। उसी के इस्तेमाल से उबियाशी फैमिली इतनी अमीर है। कागाया जानता था कि बाकी आसिरा कभी भी उसे चारी की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसीलिए वे अपने सबसे पुराने हासिरा ग्योमी के पास जाता है और उसे ये जिम्मेदारी सौंप देता है। ग्योमी कहता है मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने मुझसे कहा है। कागाया अब ग्योमी को थैंक यू बोलता है और उम्मीद करता है उसके कोई भी बच्चे न मारे जाएं, यानी कि कोई भी डीमन फ्लेयर। कहानी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ ग्योमी मुजान का सिर उड़ाने में कामयाब हो गया था, लेकिन ठीक जैसा कागाया को लगा था मुजान का सिर कटने के बावजूद भी वो नहीं मरेगा। मुजान अपना सिर वापस रीजनरेट करने लगता है। कागाया ने बताया था कि अगर सिर कटने के बावजूद मुजान ना मरे तो फिर उसे सूरज की रोशनी ही मार सकती है, तो ग्योमी को सूरज निकलने तक मुजान से लड़ना होगा। मुजान के रीजनरेशन की एबिलिटी अल्ट्रा प्रो पावर मैक्स थी। धमाके और तमायो के अटैक के बावजूद भी मुजान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जैसे कि उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। लेकिन ग्योमी खुद से प्रॉमिस करता है कि वे सुबह होने तक मुजान को रोक के रखेगा। मुजान अब अपना ब्लड डीमन आल्ट ब्लैक ब्लड ब्लैम्बलेस का इस्तेमाल करता है और ग्योमी पे अटैक करने लगता है, लेकिन ग्योमी स्टोन बेजिंग के थर्ड फॉर्म से उसके अटैक को रोक देता है। सिनोविज ये देख के लगा कि मैं डीमन फ्लेयर देख रहा हूँ। उसी समय सानेमी वहाँ पहुँच जाता है और गुस्से में मुजान से पूछता है तुमने मास्टर का क्या किया, कहाँ है मास्टर कागाया। इसके बाद बाकी आसिरा भी यहाँ पहुँच जाते हैं और सभी मास्टर कागाया के बारे में पूछने लगते हैं। मुजान को अब चारों तरफ से हासिरा घेर लेते हैं, ठीक जैसे मास्टर कागाया का प्लान था। ग्योमी अब सभी से चिल्ला के कहता है यही है डीमन किंग मुजान, चाहे तुम इसका सिर और पैर काट दो लेकिन ये मरेगा नहीं। जो सुन के सभी हासिरा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी मुजान को नहीं
देखा था। तांजिरो ही था जो कि पहले भी मुजान से मिल चुका है। अब सभी हासिरा अपनी अपनी पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हैं। मुजान पर अटैक करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तांजिरो भी हिनोकामी का गुरा का इस्तेमाल करता है। जैसे ही यह सब मुजान के पास पहुँचते हैं, मुजान मुस्कुराने लगता है। अचानक से सभी हासिरों के पैरों के नीचे फिर जमीन खसक जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा सा दरवाजा आ जाता है, जिसके अंदर सभी हासिरा गिरने लगते हैं। जिसके बाद सभी हासिरा इन्फिनिटी कैसल में पहुँच जाते हैं। सिर्फ हासिरा ही नहीं बल्कि गेन्या जो कि फ्रूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, इनोसुके जो कुछ खाने वाला था और बाकी सभी डीमन फ्लेयर इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिर जाते हैं। कासुगा इकुरो उड़ते हुए देखती है कि ये जगह खत्म ही नहीं हो रही थी। इनोसुके इन्फिनिटी कैसल के अंदर आके बहुत ही खुश था और शिनोबीज इनोसुके गिरते हुए जब मास्क पहनता है, भाई कितना बैडएफ लगता है। इनोसुके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाकी सभी डरे हुए थे। अगर कोई डरा हुआ नहीं था तो वो था जेनत्सु जो कि बहुत ही सीरियस लग रहा था। और भाई ये कितना बैडएफ दिख रहा है भाई। बाकी सभी हासिरा अलग अलग जगह पर जाकर गिर रहे थे। मुजान तांजिरो से कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? तुम सभी नर्क में आ गए हो। आज की रात तुम डीमन फ्लेयर की आखिरी रात होगी, यहाँ से तुम लोग जिंदा नहीं बचे जाओगे। तांजिरो चिल्लाते हुए कहता है, अगर कोई नर्क में आ गया है तो तुम हो मुजान, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मुजान। मुजान कहता है कि हिम्मत है तो मार के दिखाओ कमांडो तांजिरो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है शिनोबीज। अगर तुमने बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जाओ तुम लोग देखो। अगर तुम्हें डीमन फ्लेयर सीजन 6 इन्फिनिटी कैसल आर्क पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं उसकी मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा। चाहिए हो तो कमेंट कर देना। बाय बाय शिनोबीज, सायोनारा। एक मिनट, तुम लोगों को एक बात बताना भूल ही गया। अब तुम्हें डीमन फ्लेयर में असली गॉड लेवल फाइल देखने को मिलेगी शिनोबीज। अब फुटो।